थे, लेकिन थोड़ा सा हाँ। अ, ये जो गठनपूर्ण परमाणु और गठनशील परमाणु की बाबा जी जब बात कर रहे हैं, तो उसमें जो संख्या को लेके उसमें भी काफी डिस्कशन चल रहा था। काफी क्वेश्चंस बाबा जी से कर रहे थे। तो थोड़ा उस पे भैया कुछ बता सकते हैं, परिवेश में बाबा जी जो बोल रहे हैं कि अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु। तो डिस्कशन में ये था कि परिवेश में बाबा जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब जो साइंस के अकॉर्डिंग जो वहाँ डिस्कशन चल रहा था, क्वेश्चन था, पहले परिवेश में दो, फिर सेकंड में 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, इस तरह से बात चल रही थी। तो बाबा जी का कहना था कि उन्होंने जो देखा उसमें पहले परिवेश में भी जो अजीर्ण परमाणु है उसमें 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं, जो मुझे समझ में आया कि 200 भी हो सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, जो हम्म। अंश अंशांश जो बाबा जी कुछ बोलते हैं उसको। तो ये पूरा थोड़ा एक बार समझाएंगे क्या भैया? ओवरऑल वो 121, 60 बाहर, 60 अंदर और 1 एक जो है, इसको कनेक्ट करके गठनशील और गठनपूर्ण, इस पर अगर कुछ आप प्रकाश डालें भैया। हाँ भैया, पहले अभी जो है ना, पहले साइंस की अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर ये दर्शन क्या कह रहा है फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो साइंस की जो मतलब पॉस्टुलेट्स हैं उसमें देखेंगे ना, तो वो ये कहता है कि जब भी न्यूक्लियस बनता है ना, तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ये क्या मानते हैं कि कोई भी प्रोसेस यदि नेचर में हो रहा है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी कम होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि H2O मतलब बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि बॉन्डिंग बना रहे हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो जहां भी एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेबिलिटी गेन करता है, मतलब वो स्थिर होता है। स्टेबिलिटी का मतलब कि उसकी स्थिरता बढ़ती है। तो जब भी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस जहां भी बन रहा है वहां उसकी स्थिरता बढ़ रही है। न्यूक्लियस के बनने से स्थिरता बढ़ रही है। कैसे? तो न्यूक्लियस में जब ये बोलते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रोसेस में स्थिरता बढ़ती है। अब देखें तो जैसे अभी देखेंगे ना, दो तरीके के प्रोसेस आपने देखे होंगे। एक फ्यूजन बोलते हैं और दूसरा फीजन बोलते हैं। फ्यूजन और फीजन। फ्यूजन का मतलब है कि जहां पर दो छोटे छोटे एटम्स मिलकर के एक बड़े एटम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। उसी के जगह एक बड़ा सा एटम है जैसे यूरेनियम, उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो वो ब्रेक होकर के उससे छोटे एटम्स में डिवाइड होते हैं। तो इसको इस तरीके से करेंगे कि जो छोटे एटम होते हैं वो फ्यूज होकर के बड़े एटम बनाना चाहते हैं। एक मिनट, एक मिनट भैया, जस्ट। सॉरी भैया, बस। तो उसमें जो ये बोल रहा है कि छोटे मतलब एटम मिलके बड़े में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं और बड़े जो है वो छोटे में आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वो स्टेबल मानते हैं वो Fe को मानते हैं, आयरन को, लोहा को। तो लोहा सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब उनके अकॉर्डिंगली है, उनके साइंस के जितने भी गठनशील परमाणु है उसमें। तो बाकी चीज जो है, फिर मतलब जैसे आयरन देखेंगे तो वो मिड में है, ना बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है। तो जो छोटे वाले हैं वो मतलब बीच की तरफ आ रहे हैं, और जो बड़े वाले हैं वो भी बीच की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक जो देखेंगे स्टेबिलिटी का है। दूसरी एक बात जो है, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी बड़े न्यूक्लियस है, बड़े एटम है, वो कुछ रेडिएशन भी इमिट करते हैं। रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा। वो रेडिएशन इमिट करते हैं तो उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम होते हैं, है ना। तो ये सब बातें जो है अभी साइंस में कर रहे हैं। बाबा जी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी देखेंगे तो जितने गठनशील परमाणु हैं वो दो तरीके के हैं। एक को बोल रहे हैं अजीर्ण, दूसरे को बोल रहे हैं भूखा। भूखे परमाणु उसको कह रहे हैं
जो अपने में संख्या की वृद्धि करना चाह रहे हैं। कौन सी संख्या? परिवेशीय अंश या फिर नाभिक। अपन देखेंगे कि परिवेश के अंश बढ़ने का मतलब है नाभिक में भी अंश का बढ़ना। परिवेश में अंश बढ़ेंगे किसी भी परमाणु में, तो नाभिक में भी अंश बढ़ेंगे। तो जो परिवेशीय अंश को बढ़ा रहे हैं उसको कह रहे हैं भूखे परमाणु, और जो अपने परिवेशीय अंश को कम करना चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं अजीर्ण परमाणु। तो ये दोनों को ही जो वो कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने रेफरेंस लिया है गठन पूर्ण परमाणु। गठन पूर्ण परमाणु का जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि नाभिक में एक है और उसके चारों तरफ चार परिवेश हैं, पहले में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में 18 और चौथे में 32 है। तो सिर्फ यदि परिवेशीय अंश को देखेंगे तो 60 हुए। अब यहां पर ये नाभिक में ये एक अलग एक्सेप्शनल जो एक तरीके का परमाणु है जिसमें परिवेशीय अंश से बहुत कम अंश है, मतलब एक सिंगल अंश है। बाकी यदि कोई भी गठनशील परमाणु देखेंगे, यदि परिवेश में 60 होते तो नाभिक में 60 या 60 से ज्यादा अंश होने चाहिए थे। तो अब ऐसे परमाणु जो अपने परमाणुओं को, जो परिवेशीय अंश को कम करना चाहते हैं, है ना, उनको अजीर्ण कहा। और ऐसे परमाणु जो अपने परिवेशीय अंश को बढ़ाना चाहते हैं उसको भूखे परमाणु कहा। सिंपल, भूखे का मतलब जो परिवेशीय अंश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बाहर से किसी अंश को लेकर के अपनी संख्या वृद्धि कर रहे हैं। और जो दूसरे तरीके के परिवेशीय अंश, जो मतलब जो परमाणु जिनके परिवेशीय अंश अपने में से कुछ अंश को बहिर्गत करना चाह रहे हैं, उनको अजीर्ण परमाणु का। भैया अंश का मतलब इलेक्ट्रॉन से हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का अंश लेना का या मतलब देना। इलेक्ट्रॉन, हाँ। देखिए यहां पर यही चीज है कि मतलब अंश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मतलब बाबा जी की अवधारणा है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं है, सभी अंश हैं। वो अपनी अपनी जगह पर भागीदारी करते हैं, उस अर्थ में उनका आचरण अलग अलग दिखता है मूलतः तीनों एक ही। और भैया अभी जो आपने बताया उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए थी कि अगर बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नाभि में उतने ही प्रोटॉन्स होंगे गठनशील के केस में, लेकिन हम्म। अगर गठन पूर्ण है तो नाभि में एक ही होगा। हाँ, गठन पूर्ण है तो नाभि में एक ही अंश होगा। ठीक है। इन इनफैक्ट अभी देखेंगे ना, तो अभी जो भी गठनशील परमाणु की बात करते हैं, तो जितने परिवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर, बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, साथ ही साथ एक और पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो जी वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने बाहर परिवेश में इलेक्ट्रॉन है उतने ही न्यूट्रॉन हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी न्यूट्रॉन हो सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल होंगे, हाँ, न्यूट्रॉन ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। नहीं, ज्यादा या बराबर, अच्छा, कम ज्यादा नहीं या होंगे। कम। ठीक है। या तो बराबर होंगे या ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल देखेंगे ये अभी के गठनशील हिसाब के से। गठनशील के केस में ही है ना भैया। हाँ, ये गठनशील के केस है। तो अभी साइंस के हिसाब से जो गठनशील है, परिवेश में जितने अंश हैं नाभिक में उसके 2 गुने या उससे ज्यादा अंश होंगे, यदि हम अंश के अर्थ में बात करेंगे। यदि परिवेश में जितने अंश हैं नाभिक में उसके 2 गुने या उससे ज्यादा होंगे। ये बात समझ में आ रही हाँ है? हाँ भैया, दोनों मिला के प्रोटॉन और हाँ, न्यूट्रॉन दोनों मिला मिला के करके फिर। या तो हाँ, डबल होंगे या डबल से ज्यादा होंगे। या डबल से ज्यादा होंगे। ठीक है। यहाँ पर बाबा जी ने उसको वो अलग अलग अंश के रूप में बात ही नहीं किया है, तो सीधा उन्होंने कहा है कि जितने परिवेश में अंश होंगे नाभिक में उतने ही या उससे ज्यादा हो सकते हैं। डबल की बात नहीं की है, नाभिक में उतने ही या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके बाद जो है उनकी प्रवृत्ति के आधार पर, यदि मतलब परिवेशीय अंश को कम करना चाह रहे हैं तो उसको कहा अजीर्ण, और परिवेशीय अंश को बढ़ाना चाह रहे हैं उसको कहा भूखा। तो ये जो गठनशील में जो अजीर्ण और भूखे परमाणु का जो उन्होंने किया है डिफरेंशिएशन, वो बेसिकली तृप्त परमाणु के अर्थ में किया है। तो इस क्रम में यदि इसको बैठाएं तो ये जो बोल रहे हैं कि विकास क्रम जिसको बोल रहे हैं ना, तो विकास क्रम का मतलब जैसे ही, जैसे विकास को अपन करें,
विकास का मतलब हुआ कोई भी गठनशील परमाणु गठनपूर्ण बना, यही विकास है। जी। विकास एक ही है, गठनशील से गठनपूर्ण होने को ही वो विकास कर रहे हैं। बाकी ठीक। जो रचनाओं में विकास है उसको वो विकास की मतलब लक्षण बोल रहे हैं, वो विकास नहीं कर रहे हैं। वो रचनाओं में विकास है। सिर्फ विकास की बात करेंगे तो विकास बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ परमाणु में होता है, और उस क्रिया को बोल रहे हैं जब गठनशील से गठनपूर्ण बना वही विकास है, और कोई विकास होता नहीं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। हाँ। जैसे ये विकास हुआ तो गठन पूर्ण हो गया, तो और विकास क्रम यानी ये क्रम किस तरह से पूर्ण होगा ये वही गठन पूर्ण किससे? विकास क्रम का मतलब ही हुआ कि जहां पर, मतलब विकास क्रम का मतलब है जब वो विकास होने के प्रोसेस में है। विकास हो गया तब उसको कह रहे हैं कि वो गठन तृप्त हो गया, उसकी गठन की तृप्ति हो गई, मतलब गठनशील नहीं, से तो उसकी गठन पूर्ण प्रोसेस हो के बारे जाने में कुछ पर। बताया क्या भैया क्या क्या दर्शन में? भैया? उसकी विकास क्रम की जो प्रोसेस है गठनशील से गठन पूर्ण कैसे होता है, इस प्रोसेस के बारे में कुछ स्पष्टता है क्या? है ना भैया, मैं हम्म। बता देता हूँ, दिखाता हूँ कि उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे उसको उसके अर्थ में बताया, कंपनात्मक और ये वर्तुलात्मक के बारे में, है ना। मैं बस उसको दिखा देता हूं क्या इसका मतलब है। गति के अर्थ में उन्होंने इसको ज्यादा रिलेट किया है। एक मिनट जस्ट, ये दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा भैया। ठीक है। अब अपन इसको यदि देखें, यहां देखेंगे, कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति प्रत्येक इकाई में वर्तमान है। परमाणु में विकास का क्रम देखें तो पता चलता है कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है। इसी के साथ इस उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है। देखिए क्या इन्होंने कहा है, ये गठनशील परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे जिस परमाणु में कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है ना, उस परमाणु की स्थिरता बढ़ती जाती है। इसी क्रम में गठन पूर्णता हो जाती है। जैसे ही गठन पूर्णता होती है वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। यही गति का इतिहास है जो स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जीवन की स्थिरता और उसकी निरंतरता को परिणाम का अमृत व्याख्यायित कर देता है। तो यहां पर उसमें क्रियाओं के अर्थ में उसको बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि समझाने का प्रयास किया उन्होंने। कोई भी गठनशील परमाणु में विकास को क्रम को देखें तो विकास क्रम का मतलब है कि जैसे जैसे उसमें कंपनात्मक गति का बढ़ जाना। मतलब दो तरीके की गति बोल रहे हैं, एक कंपनात्मक गति और एक वर्तुल गति। हर तरीके के परमाणु में ये दो गति हैं, कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति। कंपनात्मक का मतलब तो जो अपनी एक्सिस पे है, और वर्तुलात्मक मतलब वो किसी और के चारों तरफ जो है वो। नहीं देखिए, वो अलग चीज, कंपनात्मक और वर्तुलात्मक को समझते हैं, अलग अलग चीजें हैं। हर परमाणु अंश को देखेंगे ना तो वो स्पिन तो कर ही रहा होता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पे घूमता है ना, धरती अपने अक्ष पे घूम रही है ना, तो ऐसे जितने भी परमाणु अंश हैं किसी परमाणु में है या नहीं है, वो किसी भी परमाणु में हो, या हो सकता है कि वो परमाणु से बाहर हो, एक स्वतंत्र अंश की भी बात करेंगे तो उसमें स्पिन मोशन हो रहा होता है, घूर्णन गति जिसको कह रहे हैं। तो घूर्णन गति तो हर एक अंश के साथ ही है, हर अंश को कहने के साथ ही घूर्णन गति हो गई, जिसको स्पिन मोशन कह रहे हैं। अब ये यदि यही परमाणु अंश जो है परिवेश में आ जाते हैं तो वो अपने एक्सेस पे घूर्णन करते हुए घूर्णन गति के साथ साथ वर्तुलात्मक गति भी कर रहा है, मतलब एक सर्किल में घूम रहा है। तो एक स्पिन मोशन हुआ और एक सर्किल में घूमना, ये घूमना हुआ, इसको कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति। और जो अंश अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं उसको घूर्णन गति था। और अब जब तीसरी बात कहेंगे कि ये ऐसे वर्तुलात्मक गति करते हुए इनके इनकी जो दूरी है
सेंटर से कम ज्यादा होते रहती है। जो वो वर्तुलात्मक गति कर रहे हैं, उस वर्तुलात्मक गति में जो अंश की नाभिक से दूरी है वो कम ज्यादा होते रहती है। साथ ही साथ उसका प्लेन भी चेंज होता रहता है। तो इस गति को कह रहे हैं कंपनात्मक गति। ये ये तीनों अलग अलग गतियां पकड़ में आई क्या? भैया अपनी अपनी एक्सिस पे हो गया, फिर जब वो परिवेश में आते हैं तो सर्कल में भी घूमते हैं, हाँ। और नदी से जो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है वो तीसरी तरह की गति हो गई। हाँ, तो ये तीन अलग अलग तरह की गतियां हुई। कंपनात्मक गति में मुझे लगता है कि और भी तरीके की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कंपनात्मक गति को मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्पष्ट तो मतलब मुझे भी नहीं की। कई बार बाबा जी से मतलब जो वो जो संवाद हो रहा था उसमें, तो जब वो कंपनात्मक गति की बात करते हैं तो उस कंपनात्मक गति में वो बोलते हैं कि कंपनात्मक गति पूरे परमाणु में ही होता है। पूरे परमाणु में कंपनात्मक गति है, अंश में कंपनात्मक गति नहीं है। तो ये पूरे परमाणु में कंपनात्मक गति का क्या मतलब है, ये भी अपने लोग को सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी भी कंपनात्मक गति की बात करते हैं, अभी भी कंपनात्मक गति की बात करते हैं, जैसे अभी साइंस में भी कहेंगे ना, तो अभी देखेंगे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो आयंस होते हैं, जैसे अभी आयरन को देखेंगे, लोहे को देखेंगे स्ट्रक्चर में, तो लोहा में देखेंगे ना, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं और कुछ आयंस की बात करते हैं। तो वो आयंस जो होते हैं वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। वो अपने जगह पर जहां पर है वहीं वाइब्रेट करते रहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इस गति को भी कंपनात्मक गति कह रहे हैं, जो अपनी जगह पर वो कंपन कर रहे हैं। किसी जैसे अब लोहे को गर्म करते हैं तो होता क्या है कि यही कंपनात्मक गति बढ़ जाती है। जो इसकी वाइब्रेशनल मोशन है ना, वो बढ़ जाना ही बेसिकली है टेम्परेचर का बढ़ जाना है। तो जब यहां पर अभी कंपनात्मक गति की बात कर रहे हैं तो वो परमाणु की कंपनात्मक गति जो है वो बेसिकली उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी जैसी लगती है ना भैया। और यदि हम यहाँ पर अब ये कह रहे हैं, तो ये जो कंपनात्मक गति जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कंपनात्मक गति की बात कर रहे हैं, तो ये कहना पड़ेगा ये कंपनात्मक गति जो है वो किसकी है, परमाणु की या परमाणु अंश की है। इस पे मुझे लगता है कि हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, है ना, कि ये कंपनात्मक गति जब बोल रहे हैं तो ये कंपनात्मक गति परमाणु की कंपनात्मक गति की बात हो रही है, या फिर परमाणु अंश की कंपनात्मक गति की बात हो रही है। जैसे हम घूर्णन की गति की बात किए, तो घूर्णन गति ये पक्का है कि परमाणु अंश की बात हो रही है। वर्तुलात्मक गति कह रहे हैं तो वो भी परमाणु अंश की ही बात हो रही है। जब हम कंपनात्मक गति कह रहे हैं तो ये कंपनात्मक गति ये भी परमाणु अंश की गति की बात कर रहे हैं, या पूरे परमाणु का कलेक्टिवली जो एक मोशन है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है हम सभी लोगों को डिस्कशन करना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है फिर अपन इस पे आएंगे कि परमाणु विकास क्रम का मतलब क्या है, कि ये कंपनात्मक गति का बढ़ जाना, ये ठीक रहेगा। मुझे लगता है इस बारे में सभी लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, ठीक रहेगा क्या? जी भैया। तो आप लोग इसमें क्या समझते हैं, ये घूर्णन वर्तुल और कंपनात्मक में ये कंपनात्मक गति बेसिकली कैसे है, इसको सभी लोग अपनी तरफ से रखें तो अच्छा रहेगा। ये जो वर्तुलाकार का जो साइंस है वो समग्र अस्तित्व में जो भी है वो वर्तुल में ही है, सूर्य पृथ्वी ग्रह सब। और पृथ्वी के अंदर भी जो पानी है हवा है, वो भी आप पानी में एक पत्थर फेंको तो वो वर्तुलाकार में ही बड़ा होगा, चौरस नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा। और हवा में भी चक्रावात होता है वो वर्तुलाकार में ही होता है। तो शायद ये जो ऊर्जा की बात हो रही है ना, तो वो भी अपने अंदर ऐसे ही होगा। ये कंपनात्मक गति के लिए कुछ खास मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, कंपन गति जो यहाँ बोल रहे हैं, ये जो तीन गतियों की बात करते हैं जब भी परमाणु आते हैं उसमें तीन गति की बात होती है, घूर्णन, वर्तुल एवं कंपनात्मक। तो ये परमाणु के लेवल पे, परमाणु अंश के लेवल पे ये तीनों गति को कैसे देखते हैं, है ना। बताइए।
ये भैया, ये मुझे भी कंपनात्मक गति बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम सभी लोग मिलकर डिस्कस करके कुछ इसमें स्पष्टता पा पाए तो और अच्छी बात रहेगी। और फिर अपन आएंगे उस कंपनात्मक गति का बढ़ जाने का क्या मतलब होता है। कोई रखना चाहेंगे अपनी बात? भैया मुझे भी यही लग रहा है जो आपने बोला है कि ये जो घूर्णन और वर्तुलाकार है, वर्तुल गति जो है, ये तो परमाणु अंश में भी है और परमाणु में भी है। लेकिन जो कंपनात्मक गति है वो अंश में नहीं है, परमाणु में ही होती है। भैया इसको इमेजिन तो कर सकते हैं कि जैसे एक बॉल लें हाथ में और उसमें अगर बहुत सारे पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से अंदर घूम रहे हैं और उनका ऑर्बिट भी मतलब आगे पीछे हो रहा है, और तो ऐसा एक इमेजिनेशन बनता है कि उस बॉल के अंदर कितनी कंपन हो रहा होगा। तो अगर हम इमेजिन करना चाहें तो आई थिंक वी कैन, कि उसमें कितनी हाई स्पीड से होगा तो वो पूरा का पूरा ही वाइब्रेट करेगा। जी जी। बाकी लोग? भैया मैं अभी जुड़ी हूँ तो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो गया कि कंपनात्मक गति मुझे जहां तक क्लियर हुआ था कि वो अंशों में होती है, इसलिए परमाणु में नजर आती है। तो ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि परमाणु में कंपनात्मक गति है, अंशों में नहीं है? नहीं, मेरी मैं क्योंकि ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वही अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जब कंपनात्मक गति कह रहे हैं तो वो कंपनात्मक गति अंश की गति को कह रहे हैं या परमाणु की में कोई एक तरीके की गति को ये कंपनात्मक गति कह रहे हैं? तो ये कंपनात्मक गति यदि परमाणु अंश के लेवल पर बात कर रहे हैं तो वो गति हो गई कि उसका जो ऑर्बिट है, जिस रेडियस में वो घूम रहा है, उस रेडियस का कम ज्यादा होना जो है, एक तो ये हो सकता है कंपनात्मक गति। दूसरा, जिस सर्किल में वो घूम रहा है, जिस प्लेन में, सर्किल को देखेंगे तो एक प्लेन होगा, वो प्लेन भी जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब वो प्लेन भी चेंज हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कंपनात्मक गति। या फिर पूरे परमाणु एज ए होल वो एक जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, उसको बोल रहे हैं कंपनात्मक गति। तो अपन भी दीदी, मैं कुछ कंक्लूजन नहीं बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं कि इन सब में से अच्छा, कंपनात्मक गति की जो बात यहाँ हो रही है, तो वो किस गति को कंपनात्मक गति कह रहे हैं, उसको हम लोग सब मिल करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किस गति को कंपनात्मक गति कहा जा रहा है। ये बस एज ए, हाँ मतलब अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, इसीलिए सब लोगों से वो राय हो रही है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि कंपनात्मक गति कौन सी गति है। तो इसमें जो पहले पढ़ा है या सुना है दूसरे शिविर में, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि कंपनात्मक गति जो है वो, जहां तक मैं समझी हूँ, कि न्यूक्लियस का अंशों पर जो प्रभाव है आकर्षण और विकर्षण का, उसके फलस्वरूप ये जो अंशों में वो न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, दूर जाते हैं, उसके कारण ये उसको कहा गया है कंपनात्मक गति। तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये परिवेश में अंशों की गति है। तो न्यूक्लियर जो है वो अगर घूर्णन गति मतलब अपनी जगह पे घूम रहा है, लेकिन परिवेश में जो कण है वो परिक्रमा भी कर रहे हैं, और साथ में उनमें वो आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये कंपनात्मक गति हो रही है, ऐसा मुझे समझ आता जी। और कोई? अपन वही करें, देखिए जैसे यहाँ पर अब बात कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ आप लिखेंगे जैसे ही गठन पूर्णता होती है वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि परमाणु अंश में, यहाँ लिखा वैसे ही परमाणु में
कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो क्या इसका मतलब यही कि परमाणु अंश भी बात कर रहे हैं, ये है ना? एक बार सभी लोगों की बात आ जाए, फिर अपन और इस पर डिस्कशन करते हैं। जी भैया, मुझे भी जो समझ में आ रहा है, गठनशील परमाणु में ये जो वर्तुलात्मक गति है, मतलब परिवेशी अंशों का, वो ज्यादा मतलब डोमिनेट करता है। और जब वो संख्या जो है वो 1:, जो भी यहाँ परिवेशी अंश हो जाते हैं और सेंटर में 1 हो जाता है, तो परमाणु में जो कंपन गति हो रही है वो डोमिनेट करता है, इसलिए परमाणु में ही कंपन गति होती है। और ऐसा, और इसमें अंशों में वर्तुलात्मक और घूर्णन गति, ऐसा समझ में आ रहा है। कंपनात्मक गति परमाणु में होती है। जी। और बाकी लोग? भैया कंपनात्मक गति जैसा आपने बताया, वो न्यूक्लियस से इधर उधर जाना है, यानी कि टिल्टिंग होना, ऐसा ही मैंने परिचय शिविर में तो सुना है, और उसी को कंपनात्मक तो कहते हैं। पर वो होने का कारण या उसकी वजह से, वो होने से विकास होता है, ये इसके पीछे यानी कि कोई नियम ही है? क्योंकि करना कुछ तो भ्रमित, यानी मानव के बस में ही है कल्पना स्वतंत्रता और कर्म स्वतंत्रता। तो वहां तो जो कुछ होता होगा अपने आप ही होता होगा, तो वो किसी नियम के हिसाब से ही विकास क्रम हो रहा होगा। वो उसकी वो तो कुछ ख्याल में जैसे नहीं आ रहा है, पर वो होगा तो नियम के हिसाब से ही। और वो कंपनात्मक गति कैसे बढ़ती है, ये अंशों के परिवेश में इधर उधर जाने से, क्या ये मुझे तो ख्याल नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है सब। आपको कुछ ख्याल हो तो बताइएगा। नहीं भैया, वही तो मैं, वही जो इसमें कहीं वैसा लिखा हुआ तो नहीं है दर्शन में, लेकिन चर्चा में आया है कि मतलब जो वही जो आप बोल रहे हैं कि परमाणु अंश जो है उसकी दूरी कम ज्यादा होते रहती है ना? तो उसमें जैसे बाबा जी ने कहा कि दूर चले जाते हैं तो उसको पास बुला लेता है, पास आता है तो उसको अच्छी निश्चित दूरी में कर देता है। और साथ ही साथ ये भी चर्चा में सुना है कि कंपनात्मक गति पूरे परमाणु में होती है। तो फिर वही वो दो जो चीजें हैं ना, मतलब वो क्लियर नहीं होते। जब हम कंपनात्मक गति बोल रहे हैं तो वो पूरे परमाणु में बोल रहे हैं, और जब हम उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं तो वो परमाणु अंश के लेवल पे कर रहे हैं। तो उसका क्या है, उसमें मैं भी अभी वही बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। इसीलिए मतलब आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा हो या कुछ है स्पष्टता बनी हो तो आप लोग उसको रख सकते हैं। लेकिन एक चीज तो समझ में आती है कि जब अपन यहाँ पर बात करते हैं ना, मतलब जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, तो जीवन जो है वो तरंग को प्रसारित करता है मेधस पे, है ना? वो जो तरंग प्रसारित करना है वो बेसिकली जीवन में ही हो सकता है। मतलब गठनपूर्ण परमाणु ही जो है वो अपने कंपनात्मक गति को प्रसारित करता है। मतलब तरंग का मतलब जो उसकी कंपनात्मक गति है उसको ही प्रसारित करता है मेधस पे। तो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनात्मक गति का किसी भी परमाणु में देखेंगे कि विकास क्रम में वो आगे है या पीछे है, उसका निर्णय उसकी कंपनात्मक गति से होगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन अभी अपने बन रहे हैं, अपने लोग क्लियर हो जाए कि अभी क्वेश्चंस क्या क्या बन गए। तो एक तो जैसे हुआ था कि कौन परमाणु विकसित है और कौन परमाणु विकसित नहीं है, इसको कैसे पहचाना जाए। विकास क्रम की बात जब कर रहे हैं तो विकास क्रम का मतलब एक सीक्वेंस होता है, क्रम का मतलब सीक्वेंस होता है। तो इस क्रम में कौन परमाणु विकास में आगे है, कौन विकास क्रम में पीछे है, इसको क्या हम परमाणु अंश की संख्या के आधार पर पहचान सकते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर बाबा जी ने लिखा नहीं है कि ये संख्या का परमाणु जो है ज्यादा विकसित होगा और इस परमाणु अंश की संख्या का परमाणु कम विकसित होगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर एक जगह जो है गति के संदर्भ में लिख दिया है। कंपनात्मक गति का बढ़ जाना जो है वो विकास क्रम में आगे होना है, ये एकदम क्लियर लिखा है। जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ जाती है। तो ये इसमें एक चीज ऐड मतलब वो करना कि ये कंपनात्मक गति जो बढ़ती है, अभी अपने पास जितने गठनशील परमाणु हैं उसमें मतलब हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस परमाणु में
जो कंपनात्मक गति है वो वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा ज्यादा है। तो ये हो गया, मतलब किस परमाणु का कहने का मतलब परमाणु का जो स्ट्रक्चर है या परमाणु के अंशों की जो संख्या है उसके बेस पे उसके जो ये कंपनात्मक और वर्तुलात्मक गति का स्टडी हो पाना। साइंस में अभी इस तरीके का डिफरेंशिएशन तो नहीं है। भैया वहां जो भी लेकिन भैया कंपनात्मक गति बढ़ने का आधार क्या है? वही वही कह रहा हूं ना, आधार मतलब अब ये कह रहे हैं कि कंपनात्मक गति का परमाणु अंश की संख्या से क्या संबंध है ना भैया, ये कहने का मतलब हुआ। हाँ। तो वही ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आप दर्शन में यहाँ पर देखें कहीं पर भी कि कंपनात्मक गति का बढ़ने का मतलब परमाणु अंश का बढ़ना है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं दिखता। कंपनात्मक गति का बढ़ने का मतलब कि वहां पर वो परमाणु अंश की संख्या भी बढ़ जा रही है, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं दिखता है ना। एक तो ये प्रश्न हो गया, अपने लोग एक एक करके प्रश्न को अपन करते जाए कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया कि ये कंपनात्मक गति क्या चीज है। दूसरा, ये कंपनात्मक गति जो है परमाणु के जो स्ट्रक्चर है उससे कैसे जुड़ा हुआ है, या परमाणु की जो परमाणु अंश की संख्या है ना, उससे कैसे जुड़ा हुआ है। ये दो चीज हो गया जो अपने को पहचानने की जरूरत है। ठीक है। और फिर तीसरा जो है कि कंपनात्मक गति का बढ़ जाना ही जो है वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा, इसी को ही गठन पूर्णता कह रहे हैं कि जिस भी परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा बढ़ जाती है उसको ही अपन क्या कर रहे हैं, गठनपूर्ण परमाणु कहते हैं। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्पष्ट है भैया। और वो कितना भैया, ये तो बढ़ती तो है ही, कल्पनात्मक गति हो जाने से ही गठन पूर्ण नहीं हो जाता। कल्पनात्मक गति तो परमाणु में होती ही रहती है, वो कितनी बढ़ जाती है तो गठन पूर्ण हो जाता है। ऐसे ऐसी कोई बात है क्या दर्शन में, इसमें पठन में? वही कितनी के क्वांटिटेटिव तो नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव दिया हुआ है कि जैसे ही गठन पूर्णता होती है वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है, सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ है। यही गति का तो ही ये नहीं, उल्टा उल्टा, ये कल्पनात्मक गति बढ़ जाती है तो गठन पूर्ण होता है, या गठन पूर्ण होने से कल्पनात्मक गति बढ़ती है? ये दोनों तो एक ही चीज हुआ ना, मतलब वो नहीं दोनों क्या, एक जैसे, नहीं मतलब यानी कि जुड़ा हुआ है। जैसे गति गति का बढ़ना और गठन पूर्णता होना दोनों एक ही बात नहीं, है। अपेक्षा है तो इसका मतलब तो पहले वो हुआ, उसकी वजह से फिर कल्पनात्मक गति बढ़ी। वही वही इसको अपने को देखना पड़ेगा। और इसमें एक जगह और भी जो इन्होंने लिखा है कि मतलब विकास क्रम में एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय उसमें जितने भी परमाणु अंशों की मतलब समाने की वो होती है उतने समा जाते हैं, उसी समय जो है वो गठनपूर्ण हो जाता है। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, बराबर है उसको। और उसकी वजह से, जैसे मैं समझ रहा हूँ, आई नो बहुत अल्प वो है मेरा तो इसमें अनुभव, परंतु उसमें इतना ये चीज होने से फिर कल्पनात्मक अपने आप बढ़ जाती है उस वक्त, बस। हाँ कल्पना ये तो ऐसा बता रहा है भैया। और जैसे पहले आपने पहला वो वाक्य अपेक्षा वाला बोला था कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, ये जो जिस तरह से ये उसमें फिर समाने की वो नहीं रहती, जगह इतने आ जाते हैं अंश या परिवेशों में, और उसकी वजह से फिर बाद में ये कंपनात्मक गति हो जाती है। इट इज कॉल्ड वो, यानी कि गठनपूर्ण कहलाता है। ये मुझे ऐसा अभी सुनने में ख्याल में आया है। आई एम नॉट नेचुरली, अपने में से कोई भी अथॉरिटी नहीं है शायद अभी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं जो मुझे मेरा ध्यान गया है वो बात रख रही हूँ, क्योंकि मैं साइंस में तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे परमाणु के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन बाबा जी की जो जो सूचनाएं मिल रही है और उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उस आधार पर, तो ये जो बाबा जी ने बताया कि गठनशील परमाणु में घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति की कंपन गति कम होती है, और जीवन परमाणु गठन पूर्ण में कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारी समझ बनती है। तो ये कंपनात्मक गति व्यवस्था के मुझे जो पहचानना निर्वाह करना होता है परमाणु में, उस आधार पर उस कंपनात्मक गति को हम देख पाते हैं व्यवस्था के अर्थ में।
और ये जब गठन पूर्ण हो जाता है, यानी प्रस्थापन स्थापन नहीं हो रहा, वंशों का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, पूर्ण हो गया है गठन पूर्ण जिसे हम कह रहे हैं, तो उसमें कंपनात्मक गति अधिक हो जाती है गठनशील के इसके कंपैरिजन में। तो गठन पूर्ण होने के बाद कंपनात्मक का अधिक होना, यानी जो मानने वाली है संवेदनाओं को पहचानना, यानी मानने की क्रिया होती है। और बाबा जी कहते हैं कि कंपनात्मक गति अधिक होना ही हमारी समझ का प्रमाण है, यानी समझ जैसे जैसे हमारी बनती जाएंगी, स्पष्टता पूर्ण की ओर हम, तो ये कंपनात्मक गति की बात है, ऐसा बताया है। तो उसको मैं ऐसा देख रही हूँ कि यानी जो व्यंजन की बात आती है, व्यंजनात्मक के भी आती है वांग्मय में। और यानी ये जो हमारा जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये चारों क्रियाएं हैं। तो मानने से हम जानने की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कंपनात्मक अधिक है, और वो ये परमाणु में दिखाई देता है। और ये जो नाभिक की बात कह रहे हैं कि कैसे आगे पीछे जाते आते हैं, तो बाबा जी ने इस बात को नाभिक को मध्यांश से बताया है, यानी जीवन परमाणु में तो मध्यांश आत्मा है, और बाकी चारों तीनों अवस्थाओं के मध्यांश में भी म्हणजे नाभिक को भी मध्यांश इंडिकेट किया है, बताया है। तो मध्यांश ही उन्हें मुझे अपनी ओर खींचना, बाहर जाना जो है व्यवस्था के अर्थ में, हम इसे जीवन परमाणु में अच्छे से देख पाते हैं। बाकी का तो इतना नहीं है, वो भी दिखता ही है व्यवस्था के अर्थ में उनके आचरण के द्वारा। लेकिन अगर हम शरीर से ड्राइव होते हैं मन, तो हमारा मध्यांश यानी जैसे बुद्धि से हमें उसको, वृत्ति यानी जो है सेकंड परिवेश वृत्ति, तो वृत्ति उसे स्वीकारती नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये मध्यांश की, यानी मैं पूरा नहीं रख पा रही हूँ लेकिन ध्यान जा रहा है इसे, कि वृत्ति उसे कहती है ठीक नहीं है, यानी जैसे, और मन कहता है कि नहीं ये ठीक है। तो ये मध्यांश के अनुसार उसे कंपनित होता है, यानी ठीक नहीं, क्योंकि मध्यांश तो निश्चित है, वो स्थिर है, उसमें म्हणजे वो कोई हल डुलने वाली बात नहीं, परिवेश में ही हलना डुलना होता है, कंपन होता है। तो ये जितना व्यवस्था के आधार पर मन हम आत्मा से ड्राइव होंगे या मध्यांश से ड्राइव होते हैं, तो उसमें स्थिरता उतनी ही बनती है, जिसे हम कंपनात्मक गति कह रहे हैं। ऐसा मैं समझी हूँ, समझ के आधार पर ही बाबा जी ने इसको बताया है कि जीवन परमाणु में मध्य कंपन गति अधिक होती है, और कंपन गति अधिक होने का इस हमारी जैसे जैसे समझ बनती जाएंगी, स्पष्टता बनती जाएंगी, तो हिलने डुलने वाला काम नहीं होगा। ऐसा मैं समझी हूँ, यानी फिर इसमें कुछ और ऐड हो और स्पष्ट बनती है तो बताइए। नहीं, बढ़िया। एक तो दो चीज हो गया, एक तो गठनशील से गठनपूर्ण परमाणु होने में जो अभी हमने देखा कि वहां पर वो कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा बढ़ जाती है। दूसरा, अब एक गठनपूर्ण हो चुका है तो उसमें भी क्या कंटिन्यूअसली कंपनात्मक गति का डेवलपमेंट होता है, जैसे अभी कह रहे हैं मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा। तो जैसे शुरुआत गठनपूर्ण परमाणु तो मन से ही करता है, तो जब वो मन से क्रियाशील है, मतलब मन ही उसका क्रियाशील है, मतलब चित्त वृत्ति बुद्धि आत्मा क्रियाशील नहीं है। इसका मतलब जो कंपनात्मक गति है सिर्फ बाहरी परिवेश की ही कंपनात्मक गति अभी एक्टिव हुई है, उससे पहले परिवेश की कंपनात्मक गति अभी नहीं बढ़ी है। तो जैसे जैसे वो जागृति क्रम में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब जो उससे पहले के परिवेशीय अंश हैं उसमें कंपनात्मक गति का बढ़ना ही जो है उसकी जागृति है। जैसे मन से जैसे वृत्ति में विकास हुआ, मतलब वृत्ति डेवलप हुआ, मतलब जो वो तृतीय परिवेश है उसमें कंपनात्मक गति का विकास हुआ। फिर चित्त में देखेंगे तो जो द्वितीय परिवेश है उसमें कंपनात्मक गति का विकास होना ही उसके चित्त का डेवलपमेंट है। फिर पहले परिवेश में, मतलब बुद्धि की जब बात करें, पहले परिवेश में जो कंपनात्मक गति का बढ़ जाना ही बुद्धि का क्रियाशील होना है। और लास्ट जिसको कह रहे हैं कि जहां पर आत्मा में भी जो अनुभव होता है, तो वहां तो ऐसी कोई कंपनात्मक गति है नहीं, क्योंकि वो तो नाभिक में है, वहां पर कंपनात्मक गति की बात नहीं कर रहे। तो क्या वो आत्मा में वो जो होता है वो कौन सी क्रिया है, मतलब वो कौन सा डेवलपमेंट है उसकी, इस तरीके के जो गति के अर्थ में देखेंगे तो क्या है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको, मतलब मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज है ये, है ना। तो एक तो भैया अपन, आपकी, मैं तो बहुत ही बाद में जुड़ी हूँ, पर आपकी बातों से जैसा एक कल्पना बन रही है, मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे गठन पूर्णता के बाद आप जागृति की तरफ जाते हैं, तो मध्यस्थता जो है वो बढ़ती है। ज्यादा कंपनात्मक का मतलब है आप ज्यादा स्थिर हैं, ज्यादा निश्चित हैं, मध्यस्थ हो रहे हैं।
क्योंकि निश्चित दूरी जो है वो अपने अपने आप बनती रहती है। जैसे ही कोई परमाणु दूर गया, अब मुझे अणु परमाणु भी बोलना ठीक से नहीं आता, तो जैसे ही वो दूर गया उसको अपने पास खींचता है न्यूक्लियस, तो एक तरह से मध्यस्थता का समय ज्यादा बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हैं, आपका जागृति बढ़ रही है, मनोवृत्ति चित्त के अंदर की अलाइनमेंट बढ़ रही है, आप में मध्यस्थता का जो वो टाइम है वो बढ़ रहा है, आपका आचरण और निश्चित होता जा रहा है। तो इसलिए कंपनात्मक गति बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप हिलेंगे वापस मध्यस्थ की तरफ आएंगे। तो ये मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब आप उतने ही मध्यस्थता में रह रहे हैं। मुझे ऐसा समझ आ रहा है आप लोगों की डिस्कशन से। वैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं कि क्या बात हो रही है, ना मैंने पढ़ा है, पर जो सार मुझे लगता है वो जो दर्शन का मेन तत्व है, उससे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कंपनात्मक का अर्थ है ज्यादा मध्यस्थता में रहना। बाकी आप देखें, क्या इस तरह देखना ठीक है इसको? इसको समझना अभी मैं ये बातें चल आनंद भैया को याद कर रहा था, आनंद अमानी जी को, वो ज्वाइन हो गए हैं। भैया आप भी बताइए। नमस्कार भैया, सुन लेते हैं भैया थोड़ा और आराम से। वही, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि अपने को आज ही इसको क्लोज करना है। मुझे पहले लगता है कि ना, इसको ओपन करना चाहिए और उस पे खुले मन से वो होना चाहिए, और उस पे फिर और शोध होना मुझे लगता है कि जरूरी है। क्योंकि ऐसा बहुत स्पष्टता से, जैसे मैं अभी एक बात कहा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ था, कि एक चीज तो मैंने जैसे बताया कि भाई विकास क्रम का क्या मतलब है, तो ये मैंने जो यहाँ पर बताया कि विकास क्रम के बारे में जो यहाँ पर मैं एक जगह देखा हूँ लिखा हुआ, परमाणु में विकास का क्रम देखें तो पता चलता है कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है ना। इसी के साथ उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है, इसी क्रम में गठन पूर्णता होती है। जैसे ही गठन पूर्णता होती है वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो ये अब जब यहाँ बात हो रही है, पहला तो एक एक करके प्रश्न कि यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं विकास क्रम, विकास जब भी क्रम की बात करेंगे मतलब एक सीक्वेंस होता है, और इस क्रम में उन्होंने जो है परमाणु में कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति की बात की। कंपनात्मक गति का वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा बढ़ जाना ही गठन पूर्णता है। उससे पहले बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है उससे जैसे उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती जाती है, मतलब परमाणु स्थिर हो जाता है। स्थिरता का मतलब क्या है ये भी समझना होगा। मतलब उस तरीके के परमाणु में जो वो परमाणु अंश को लेना और या परमाणु अंश को देना, उसकी प्रवृत्ति कम होना, उसी को स्थिरता कर रहे हैं। क्या ऐसा है? एक एक करके अपने को डिस्कशन करना चाहिए। स्थिरता का यहाँ मतलब क्या है कि जो परमाणु अंश में लेन देन वाली क्रिया है, परमाणु अंश को बहिर्गत करना या परमाणु अंश को लेना, दूसरे के परमाणु अंश को लेना, वो उस सेंस में स्थिरता के अर्थ में है कि वो कम हो जाता है ना। दूसरी एक बात जब यहाँ पर और हो रही है कि परमाणु में जो विकास होता था उसमें कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति की बात कर रहे हैं। तो परमाणु में कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति की बात कर रहे हैं, तो जब वर्तुलात्मक गति और कंपनात्मक गति देखें तो वो परमाणु अंश के लेवल पे बात कर रहे हैं जब या परमाणु के लेवल पे बात कर रहे हैं। जो अपन ने पहले बात किया था कि कंपनात्मक गति जो है वो एक दो तरीके से हो सकता है कि परमाणु अंश का जो रेडियस है, जिस सर्किल में वो घूम रहा है वो कम ज्यादा होना, या फिर वो जिस प्लेन में घूम रहा है उस प्लेन का कंटिन्यूअसली जो है शिफ्ट होते रहना। और ये तीसरा जो मैंने बताया था कि जैसे लोहे के परमाणु को देखते हैं तो वहां पर वो अपनी जगह पर जो वाइब्रेशन करते रहता है उसको कंपनात्मक गति बोल रहे हैं, है ना, या किसको बोल रहे हैं, है ना। ये सारे अभी ओपन मतलब क्वेश्चंस हैं। और ये कंपनात्मक गति जो बढ़ रही है उसको हम दूसरा परमाणु के, अभी जितने भी अपने पास परमाणु हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बहुत सारे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या उनके स्ट्रक्चर या फिर उनके जो टोटल परमाणु अंशों की संख्या है उसके साथ हम क्या इसको रिलेट कर सकते हैं? या फिर अपन इस तरीके से कहें कि परमाणु के जो परमाणु का जो विकास क्रम है उसमें हम चिन्हित करके बता सकते हैं कि इस परमाणु अंश की संख्या जिसमें है वो सबसे अविकसित है, और जो ये परमाणु जो इसमें इतने परमाणु अंश हैं वो विकास क्रम में सबसे आगे, मतलब वो गठन पूर्णता होने का सबसे उससे जस्ट पहले का परमाणु अंश यही होगा, परमाणु यही होगा। या फिर ये सब निश्चित नहीं है, कोई भी परमाणु गठनपूर्ण परमाणु बन सकता है।
ऐसा है। तो दो प्रश्न अलग अलग हो गए। ठीक है भैया। लेकिन भैया जो मैं मेरी तरफ से समझा हूँ, एक तो ये जो गठनशील और गठन पूर्ण जो होता है, निश्चित मात्रा में गठनशील परमाणु का होना जब सुनिश्चित हो जाता है अलग अलग प्रजाति के, तभी गठन पूर्ण होने की क्रिया संपन्न होती है। तो इसको अपन अगर एक बेस लाइन अगर बनाते हैं, तो गठनशील परमाणुओं से जो संपन्न धरती है, उसमें एक निश्चित मात्रा में सभी तरह के गठनशील परमाणु जितनी जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, उतना एक बैलेंस हो जाने से गठन पूर्ण परमाणु का विकास का प्रोग्राम होता है। और वो गठन पूर्ण एक कंटिन्यूटी में होता रहता है कि जगह पे गठन पूर्ण जितने होने हैं उतने हो जाते हैं। एंड वो एक एक इंस्टेंस, एक ना इंस्टेंटेनियस चीजें, जैसे पानी बनने का एक घटना है, वो पानी बन जाता है। उस तरह से अपन इसको देख सकते हैं क्या, कि भाई ये एक स्पोरडियक कंटिन्यूटी में एक्टिविटी नहीं है, दिस इज वन शिफ्ट इन द टोटल स्ट्रक्चर। मतलब ये ये मैं जो मेरी बात को रख पाया क्या भैया? हाँ, फिर उस हिसाब से जो यहाँ लिखा हुआ है ना, हम्म। तो ये फिर वो लगता है कि ये एक जो है झटके में वो ये भी होता है, कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से एक झटके में बदल जाता है। हाँ, बस वो जैसे ही लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो भार हाँ, बंधन से मुक्त होना और आशा इच्छा विचार से युक्त हो जाना, ये एक घटना घट जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यदि सेंटेंस ये भौतिकवाद का है कि ये जो लिखा हुआ है हाँ। परमाणु में विकास का क्रम देखें तो पता चलता है कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है, अब ये परमाणु विकसित होता है मतलब ये गठनशील परमाणु की ही बात कर रहे हैं, वैसे हाँ। वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है। इसी के हम्म। साथ उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है। तो ये जो स्थिरता हम्म। की बात कर रहे हैं वो भी गठनशील परमाणु की ही बात कर रहे हैं। हाँ, और घटनशील परमाणु में कुछ परमाणु जैसे अलग अलग अपन वैलेंसी का अगर देखते हैं, तो कुछ परमाणु स्थिर रहते हैं, वो जल्दी से रिएक्ट होने का उनमें रहता नहीं है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्ट होते हैं, एक कुछ इंक्रीज्ड प्रेशर पे रिएक्ट करते हैं, एक कुछ हीट बढ़ाने से रिएक्ट करते हैं। वो अलग अलग तरह से जो उनकी रिएक्टिविटी है, उनकी रिएक्टिविटी जो है, स्थिरता जैसे जैसे होती है उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो फिर उस हिसाब से कहेंगे कि जो इनर्ट गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, वो विकास क्रम में आगे है, ऐसा ही कहना बनेगा। आगे पीछे की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जितनी मात्रा में उनका होना चाहिए, वो होने से ही गठन पूर्ण होने की क्रिया शुरू होगी। गठन पूर्ण होने की क्रिया से पहले गठनशील परमाणु जितनी मात्रा में, जितनी जितनी प्रजाति के चाहिए, वो होने के बाद गठन पूर्ण होता है। क्योंकि पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था का भी जो पूरा क्रम है, वो जितनी प्रजाति की वनस्पति अपने को चाहिए, उतनी सब इवोल्यूशन होने के बाद जीव अवस्था का प्रकटन होता है। और जीव अवस्था के जितनी मात्रा में जितनी तरह की वैरायटी के सब चाहिए, तो एक ज्ञान अवस्था का प्रकटन हो, जो प्रकटन विधि है, वो प्रकटन विधि परमाणु लेवल पे अगर अपन उसी प्रकटन विधि को एक्सटेंड करते हैं, तो गठनशील परमाणु जितने चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए और जितनी वैरायटी के चाहिए, वो एक रेंज हो सकता है, एक स्पेसिफिक नंबर हो, मतलब जो डिजाइन है व्यवस्था के अनुरूप, जो डिजाइन है उस डिजाइन के होने के बाद गठन पूर्ण परमाणु वाली घटना घटती है। वही तो इसका मतलब, ये जो फिर यहाँ पर है ना कि परमाणु में कुछ विकास क्रम जैसा होता है, ऐसा कुछ क्रम नहीं है, फिर ये कहना वो बनेगा। क्रम ही हुआ ना, अलग अलग तरह के जो वो परमाणु बन रहे हैं, अभी वो परमाणु वो भैया अंश तो ऐसे ही है। वो रचनाओं का क्रम हुआ, परमाणु के विकास का नहीं क्रम नहीं नहीं, नहीं हुआ। परमाणु परमाणु अंश से जो परमाणु बन रहा है, वो तो बेसिक परमाणु ही बन रहे हैं। सिर्फ जो सिंगल एटम्स जो जो बन रहे हैं, रचना तो हो गई जहाँ पे दो परमाणु मिलके एक तीसरी चीज बना रहे हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब होता है, वो अपन रचना क्रम में आ गए। और रचना में मेरे ख्याल से सेल से रचना का नाम लेंगे, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश में अपन थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाए। बेसिकली परमाणु जितनी मात्रा, जितनी तरह के बनने हैं, और परमाणु में फिर वो जो यौगिक क्रिया होती है, उससे एक अलग चीज बनती है। फिर
अम्ल और क्षार और वो सब मतलब जो परमाणु लेवल पे अगर अपन बात करेंगे विकास क्रम का, तो जैसे जैसे स्टेबल होते गए एलिमेंट्स, मतलब सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेयर ओनली यू हैव द पीरियोडिक टेबल, जैसे 118 एलिमेंट है अपने, तो 118 से ज्यादा मतलब 120 ये तरह के एलिमेंट और 121 टोटल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा एक ऑडियो में सुना है मैंने बाबा जी के साथ में, जो एक ऑडियो था उसमें कि टोटल एलिमेंट्स जो हो सकते हैं, मतलब ये अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अभी 118 119 एलिमेंट्स तो अपने आइडेंटिफाइड है। 108 हुआ करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे को जैसे याद है पीरियोडिक टेबल 108 एलिमेंट्स का पढ़ा हुआ। अभी जितनी बात करते हैं मतलब 118 एलिमेंट्स कुछ है करके, ऐसा बीच में भी मैंने गूगल करके समझने की कोशिश की कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं करके। तो वो जितने तरह के एलिमेंट्स बनने होते हैं और उनकी जो एक स्पेसिफाइड मात्रा में होने चाहिए किसी भी धरती पे, जब धरती संपन्न होती है, हाँ भैया, तो जैसे वो अब उसी के, विकास क्रम हुआ परमाणु में। ये ये मेरा देखिए भैया, प्रपोजल है, अगेन आई एम ओपन हाँ टू देखिए ना, वही अंडरस्टैंड व्हाट अपन दे आर तो सेइंग। रेफरेंस तो दर्शन को ही लेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। एकदम दर्शन का ही रेफरेंस की बात कर रहे हैं अपन। ये देखिए कि इसमें जो लिखा हुआ है, इससे यह स्पष्ट होता है कि रचनाएं स्थिर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रचनाएं रासायनिक एवं भौतिक सीमावर्ती, यद्यपि रचनाओं में विकास की लाक्षणिकता अवश्य ही दिखाई पड़ती है, तथापि विकासशील और विकास केवल परमाणुओं में ही होता है। इसलिए रचना में विकास सिद्ध नहीं होता। बढ़िया, जोरदार एकदम। मात्रा में स्थिरता होना ही विकास है, इसका प्रमाण अस्तित्व में जीवन है। मात्रा में स्थिरता होना, रचनाएं विकास क्रम में हैं। विकास क्रम में प्रस्थापन विस्थापन संभावित रहता है। वह अंश जो उस परमाणु में स्वभाव गति में रहता है उसमें प्रस्थापित होता है, फलतः जिसमें विस्थापित होता है उसमें ह्रास की गणना होती है, जिसमें प्रस्थापन होता है उसमें विकास होता है अथवा समृद्ध होता चला जाता है ना। इस क्रम में परमाणु के गठन में, देखिए लिखा हुआ, इस क्रम में परमाणु के गठन में जितने भी अंशों के समाने की आवश्यकता है अथवा संभावना है, वह पूर्ण होते तक उसमें प्रस्थापन के साथ विस्थापन की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि गठन पूर्णता के अर्थ में प्रत्येक परमाणु में प्रस्थापन और विस्थापन अवश्यंभावी। यही विकास क्रम की सार्थकता भौतिक रासायनिक वैभव के रूप में स्पष्ट है। तो यद्यपि जो वो रचनाएं जो बोल रहे हैं कि वो भौतिक रासायनिक क्रियाएं जो हो रही है ना, वो विकास की लाक्षणिकता को व्यक्त करते हैं। विकास होता है परमाणु में ही। ठीक बात है, एकदम सही, हाँ मतलब मेरा तो एकदम बहुत क्लियर हो रहा है, इससे और अच्छा क्लियर हो गया। हाँ। तो ये जो चीज है कि जब हम, मतलब जब हम विकास क्रम की बात कर रहे हैं परमाणु में, जब हम गठनशील से गठनपूर्ण की, यदि हम विकास क्रम, विकास जो अपन बाबा जी ने कहा है ना, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, तो जब ये विकास क्रम जब अपन कर रहे हैं, तो ये विकास क्रम में दो चीजें हैं। एक हो गया रचनाओं का विकास क्रम, दूसरा हो गया परमाणु का जो विकास क्रम है। परमाणु गठनशील परमाणु से गठनपूर्ण होने का जो प्रोसेस है उसको विकास क्रम कह रहे हैं। या फिर जो आप जो कह रहे हैं किसी भी धरती पे जो वो पहले सारे गठनशील परमाणुओं से समृद्ध होना, फिर वहां से प्राण अवस्था आना, फिर वहां से जीव अवस्था आना, फिर वहां से ज्ञान अवस्था आना, नहीं नहीं, इसको कह रहे हैं। परमाणु नहीं, ज्ञान अवस्था और ये सब तो रचना से आ रहा है। बाकी जो हाँ परमाणु में जो विकास हो रहा है वो तो बस गठनशील से गठन पूर्ण वही। विकास तो वही है। रचना में जो भी कुछ हो रहा है वो विकास नहीं है, रचना में तो वो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। हाँ रचना विरचना वो नियम है, वही। लेकिन मूल में परमाणु बने ही रहेंगे। वही उसी के अर्थ में ही जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि जब यहाँ पर बात हो रही थी परमाणु में विकास का क्रम की जब बात कर रहे हैं, तो वहां पर कंपनात्मक और वर्तुलात्मक गति के बोल रहे हैं। वही उसकी गति का इतिहास है, यही बोलते हैं, यही गति का इतिहास है। तो ये जब बात गठन हो रही है, पूर्ण हाँ परमाणु जब होगा तो हाँ कंपन गति जब ज्यादा हो जाएगी तो वो गठन पूर्ण हो गया, उसके बाद में प्रस्तापन विस्थापन नहीं होगा तो वो अमरत्व आ गया उसमें। हाँ आशा बंधन, इच्छा बंधन, विचार बंधन आ गया, अमरत्व आ गया उसमें। और उसमें जो बेसिकली व्यंजना वाली जो बात है वो शुरू हो गई, और उसमें जो अलाइनमेंट होना है सभी परमाणुओं में आपस में, तो वो कंपन गति का एक बहुत अच्छी तरह से व्यक्त होने वाली बात हो जाती है। जबकि वो फ्रिक्शन जब रहता है, जब नॉन अलाइंड जब चलता है तो वो फ्रिक्शन रहता है, इसलिए अंतर्विरोध बना रहता है उसमें। वही।
जो भैया मतलब जहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो वहां पर ये दो प्रश्न अभी भी बचे रह गए कि ये जो विकास, ये कंपनात्मक गति बेसिकली अब कह किसको रहे हैं। पहले अपन लोग को, मुझे लगता है कि हाँ, अब हम लोग इस पे भी ठीक चर्चा बात। कर लेंगे कि सही है। परमाणु हाँ, एकदम एकदम वो हाँ बहुत जरूरी है कि हाँ कंपनात्मक गति का मतलब अपन क्या समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि घूर्णन गति में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वर्तुलात्मक गति में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंपनात्मक गति में एक कंफ्यूजन मुझे तो लगता है। एक तो ये हो गया। दूसरी एक बात कि ये जो हर एक गठनशील परमाणु में भी कंपनात्मक गति है, वर्तुलात्मक गति है। तो ये अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि परमाणु की संख्या भेद जो अभी परमाणु अंश के आधार पर है, क्या उसके आधार पर हम ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरीके के परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा ज्यादा होगी? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई एक झटके से नहीं हो रहा है। जैसे ऐसा लगता है ना कि विकास के क्रम में जैसे कोई भी धरती पे गठनशील से पहले वो हुआ, मतलब प्राण अवस्था आया, फिर जीव अवस्था आया, तो वो उस धरती में एक ऐसा समय आया जहां पर जितने गठनपूर्ण परमाणु बनने हैं उस समय वो बन गए, ना तो उससे पहले कभी बने थे ना बाद में कभी बनेंगे। जैसे इस धरती का ही इतिहास देखेंगे तो इस धरती में जो गठनपूर्ण परमाणु है किसी एक समय बन गए, निश्चित कोई एक अवधि रही होगी इस धरती की, उस समय गठनपूर्ण परमाणु बन गए, अब ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है ना। तो उससे ये चीज कैसे रिलेट होगा कि जैसे अब यहाँ क्रम की बात कर रहे हैं तो हर एक परमाणु में बता रहे हैं कंपनात्मक गति धीरे धीरे बढ़ती है। वो धीरे धीरे बढ़ना ही बेसिकली जो है उसका वो है विकास क्रम है, विकास क्रम में होना है। ये कैसे इसको समझा जाए? और तीसरा एक जो प्रश्न है कि गठन पूर्ण हो जाने के बाद जो उसमें अब कंपनात्मक गति का बढ़ने का मतलब क्या है? कि पहले जब बात कर रहे हैं कि गठन पूर्ण हुआ तो उसमें सिर्फ बाहरी परिवेश में ही कंपनात्मक गति एक्टिव हुई, उससे पहले के परिवेश में कंपनात्मक गति एक्टिव नहीं हुई, क्रियाशील नहीं हुई। मतलब एक तरीके से कहें कि मन की क्रियाशीलता सिर्फ शुरू हुई है, जीने की आशा से चित्त बुद्धि और वृत्ति की क्रिया शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसे धीरे 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 इसमें कंपनात्मक गति का भी बढ़ जाना क्या संचेतना का बढ़ जाना है ना? ऐसे तीन प्रश्न जो हैं मुझे लगता है एक एक करके अपन लोग मतलब किसी जितने भी अपन निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं वो पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक रहेगा ये सीक्वेंस? एकदम सही है। बाकी लोग बताइए इससे कुछ अलग लगता हो कि अपन चर्चा फिर एक सीक्वेंस में करेंगे ना, एक एक प्रश्न को पहले लेंगे फिर उस पर अपन क्लोज करेंगे फिर दूसरे प्रश्न पे आएंगे, वरना वो हो जाएगा। मतलब एक हम एक प्रश्न में दूसरे प्रश्न को लेते आएंगे तो वो होगा नहीं ये फिर। सीक्वेंस बिल्कुल बराबर है भैया। ठीक। तो सभी लोग पहले जो है ना अपन एक जो है कंपनात्मक गति जो है पहले इसी पर ही कर लें, जितनी भी अपन अपनी समझ उस हिसाब से कंपनात्मक गति का क्या मतलब है। तो पहली एक बात तो जैसे मैंने तो अपनी बात रख दी थी कि दो तरीके के मेरे को दिखते हैं। एक तो परमाणु अंश की जो वो कहते हैं जो वर्तुल कर रहे हैं तो उस वर्तुल में दूरी का कम ज्यादा होना, या उसके जो प्लेन है जिस प्लेन में वो घूम रहा है, सर्किल देखेंगे तो एक प्लेन होता है, उस प्लेन का भी टिल्ट होना, इस दोनों को कंबाइंड रूप से कंपनात्मक बोल रहे हैं। या फिर पूरे परमाणु जो है अपनी जगह पर जो वो वाइब्रेशन करता है उसको कंपनात्मक गति कह रहे हैं, ऐसा। फोर्थ डायमेंशन भैया इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि जो अपन अभी जो अंश की बात कर रहे हैं देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो जो आउटर रिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे अगर मन की बात करें तो जब 32 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो उन 32 के बीच में इंटरनल स्पेसिंग को भी अपन कंपन गति बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी चेंज होते रहते हैं। क्योंकि ये जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत सटल में मतलब सह अस्तित्व वहां स्थापित होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उनका जो मूवमेंट आपस में होता है वो अलाइन होके एक कंपन करे, मतलब एक जो ऑसिलेशन वो एक सिंक में ऑसिलेशन हो। जैसे है ना अभी अब सब कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और जब एक सिंक में निकलता है तो वो म्यूजिक जैसे दिखता है, संगीत में रहता है, और अलग अलग ध्वनि करते हैं तो अपने को शोर जैसे दिखता है। तो वो 32 पार्टिकल्स एज ए यूनिट जब काम करते हैं तो उसको ज्यादा कंपन गति हो जाती है, ऐसा अपन क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? ऐसा भी मैं एक उसमें आई जस्ट वांट टू प्रपोज इट कि भी इस तरह से भी कुछ इसको सोचा जा सकता है क्या?
वही तो फिर उसमें ये भी उठा कि ये यूनिट मिल करके क्या एक मतलब अलग तरीके का काम कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे कि सारे जैसे यूनिट मिल करके क्या एक अलग स्पेशल काम कर रहे हैं, जिसमें फिर हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, है ना। तो एक तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मुझे लगता है और पहले अपने को फंडामेंटल ये आ जाना चाहिए कि जैसे अभी बात कर रहे हैं 32 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में बोलते हैं ना। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन क्या एक ही सर्किल में सभी घूमते हैं या अलग अलग सर्किल में घूमते हैं, है ना। कैसा है जब ये बोला कि प्रथम परिवेश, द्वितीय परिवेश, तृतीय, चतुर्थ परिवेश, जब परिवेश कहने का मतलब कोई एक सर्किल ही समझ में आता है। हाँ, एक जो भी है, एक वो ऑर्बिट तो एक ही होगी, मतलब वो ऑर्बिट अलग अलग होगी तो फिर तो और कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। हाँ तो वही जब ऑर्बिट बात कर रहे हैं तो वो एक सर्किल हुआ या फिर एक स्फीयर हुआ। एलिप्टिकल ऑर्बिट हमेशा एलिप्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट जो है ना एलिप्टिकल होता है, मतलब दे आर एट सम पॉइंट दे आर क्लोज टू द सेंटर, एट अदर 2 पॉइंट्स दे आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये आप जो कह रहे हैं कि जैसे अर्थ का अपना वो हुआ इलिप्टिकल वैसा। हाँ, वैसा वैसा ही होगा, उसका भी एलिप्टिकल ही होता है। तो नहीं तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे चतुर्थ परिवेश के सारे अंश जो हैं एक ही सर्किल में घूम रहे होते हैं या अलग अलग सर्किल में घूम रहे होते हैं? सब जैसे एक ही सर्किल में एक के पीछे हाँ दूसरे घूम गए, हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब तो फिर क्या हो जाएगा वो तो। वो सर्कल भी ऑसिलेट होता है, मतलब वो सर्कल फिक्स भी नहीं रहता है, वो सर्कल भी चेंज होते रहता है। हाँ नहीं वो बट सर्किल का दे आर प्लेन चेंज ऑल होता ऑन है। अ वन प्लेन, मतलब दे आर ऑन वन प्लेन, जिसको अपन मैं एक वीडियो आपको अगर चाहिए तो शेयर करूंगा, जिसमें 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन में इमेजिनेशन कैसे होता है उसका कुछ एक पर्टिकुलर टूल यूज करके बनता है, वो मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में। बाकी लोग बताइए, मुझे तो इसमें कंफ्यूजन है कि सभी एक ही सर्कल में रहते हैं क्योंकि नहीं, मतलब अपन एक डायमेंशन में, अभी आप दो डायमेंशन में सोच रहे हैं तो आप एक सर्कल। नहीं मैं तो 3 डायमेंशन में ही सोच रहा हूँ। तो हाँ, जैसे तो आप एक 4 डायमेंशन में जब सोचेंगे उसको तो और अच्छे से उसका क्लियर आएगा। मैं वो उसका एक भेजता हूँ मैं आपको, एक डायमेंशंस में चीजें कैसे मूव करती है, वो भी एक किसी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है उसको। इफ देयर वर 4 डायमेंशंस हाउ वुड थिंक लुक। टाइम एंड स्पेस को जो नील करके देखते हैं, फिर 5 डायमेंशन में कैसे देखेगा वो भी उसने अभी बताने की तो कोशिश मुझे की वो है। फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन ही, अभी तो सिर्फ स्पेस के डायमेंशन की बात करते हैं। मुझे लगता है वही सबसे अच्छा है। ठीक बात है। तो वो मतलब 3 डायमेंशन में भी अपन अगर सोचें तो वो जो एक ऑर्बिट रहेगी, उस ऑर्बिट को अब ये हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे होगा, वर्टिकल ऊपर नीचे होगा, ऑसिलेट होगा, वो ऑर्बिट पूरा पूरा टिल्ट ऑसिलेट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट के हिसाब से जैसे अभी अपन एक ये बर्ड्स का एक ग्रुप बनता है, तो एक वो आप आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जब बर्ड्स झुंड में बन के उड़ते हैं ना, उसको एक बोलते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आकार बनता है। मैं उसका वर्ड भूल रहा हूँ। मर्म्यूरेशन। हाँ, मर्म्यूरेशन, राइट राइट राइट। तो उस तरह का कुछ ये 32 इलेक्ट्रॉन मिलके कुछ एक एक सीक्वेंस तो बनाते ही हैं, क्योंकि ये तभी तो एक परिवेश होगा। एक परिवेश होने का मतलब क्या है, अपन थोड़ा और डिस्कस कर सकते। इसमें बाकी और लोग बताइए क्या लगता है परमाणु के जो स्ट्रक्चर को लेकर के है। कोई बताएंगे क्या इसमें? आप लोगों का क्या इससे समझना है, क्योंकि गति को समझने जाएंगे तो पहले हमको परमाणु के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा ना, तब तो गति की बात कर पाएंगे। यदि स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है तो हम गति की बात कैसे करेंगे? बताइए भैया। और कोई? नहीं भैया, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। या तो ये जो आपने स्लाइड्स कंटेंट जो शेयर किया है, अगर एक बार शेयर हो जाए तो थोड़ा सा और एक बार डीपली इसको पढ़ लें।
तो डिस्कस करें समाधानात्मक तो भौतिकवादी है ना भैया? ये समाधान भौतिकवादी अच्छा। है। हाँ। हाँ तो मैं एक बार जो है ना, मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, तो बस उसको मैं प्ले कर देता हूँ, अपन देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो, उसके बाद फिर अपन समाधान भौतिक। वो क्लियर आ रही है आवाज? क्या वीडियो आ रहा है क्या? आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है भैया, लेकिन वीडियो तो आ रहा है, वो वीडियो दिख तो रहा है मतलब स्क्रीन पे। अच्छा, आवाज नहीं, एक मिनट मैं अभी चला देता हूँ, उसके बाद बताइएगा। अभी आ रही थी आवाज? आवाज तो नहीं है भैया। अच्छा, इसमें क्या कुछ रहता है कि शेयर में विद साउंड होता है क्या? हाँ भैया, वहां से बिगनिंग से जाकर के फिर आपको साउंड पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, वन शेयर में जाके क्या करना पड़ेगा? शेयर कर दूं मैं सीधा डायरेक्टली स्क्रीन को, कंप्यूटर ऑडियो ना, ऐसा? एक मिनट, क्योंकि वो मैं चाह रहा था अब शेयर। अच्छा नहीं, बेसिक्स, और नहीं, ये कैसे नहीं हो रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे तो। मैं एक बार, ये तो दिख रहा है ना, मैं इसको ऑन किया हूँ। वीडियो नहीं आ रहा है, बस खाली एक ये स्क्वायर दिख रहा है। हाँ अब आया। आवाज और आया? आवाज नहीं है। आवाज कैसे करना होगा? यहाँ पर कुछ ऑप्शन होता है क्या, किस तरीके से किन्हीं को? हाँ भैया, पीछे जाइएगा ना, तो जहाँ आप शेयर करेंगे ना, वहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दिखेगा आपको, नीचे ही नीचे जब पहले शेयर। स्टॉप शेयर करूं, पहले मैं स्टॉप शेयर कर दिया, फिर हाँ शेयर जी, पे हाँ गया। हाँ मैं शेयर पे गया। अच्छा हाँ, शेयर साउंड, हाँ हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। हो गया दीदी, ठीक है, जी। आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा। For supporting small businesses and for helping people find jobs. More about all that at the end. Atomic orbitals have long been a source of frustration for me. On the one hand, you have simple cartoon diagrams that make them feel friendly, but which are so varied and vague they don't really convey much beyond the basic idea that atoms have a nucleus and some electrons. Some people try to take the cartoony diagrams and make them feel more random or quantum, which is an improvement, but they're still very much just cartoon stand-ins for the vague idea of atom. On the other hand, you have atomic orbitals depicted as fuzzy clouds or balloons or rainbow donuts, which are definitely more technically accurate or technically inspired, but none of which feel like they give me a sense of what's actually going on. Like, what does this blobby thing have to do with orbiting electrons? Is the electron inside it, or on the surface? Why do some of them have blobs and others donuts? And why are some of the donuts rainbow colored? I want to know what an atom looks like, and I want that picture to actually have something to do with the nitty-gritty reality of atoms, since they are indeed real things. You know, like how a diagram of the solar system is both a totally not-to-scale caricature, and yet also represents the very real idea that the planets all orbit the sun in roughly the same plane, and that some are farther out and some are closer in, and if it's animated, we get to see that the closer planets complete their orbits more often. It's a nice picture, and that's what I want for atoms. A good picture. There are a few things I'd like that picture to get across, some of them because they're important for the physics of atoms, and some of them because they're questions my brain wants answers to. Like, where is the electron? How fast is it going? How much energy does it have? How big is this picture relative to other pictures? Of course, the wave-particle nature of quantum mechanics means some of these ideas, like the electron's position, don't translate exactly from our everyday intuition to the atomic scale. But there is a way of thinking about wave-particle duality where you picture the wave function as a bunch of water, and the particle as a speck of dust in that water. The particle is mostly guided by where the water goes, and the water is guided by the equations that determine how water behaves depending on its circumstances. And if you apply the mathematics of that idea to atomic orbitals, and then render it in 3 dimensions, here's what you get. Isn't it beautiful? Here's another. ये सब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का वो है, ऑर्बिट है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जितनी भी जगह में मूव करेगा उसका ऑर्बिट ऐसा बनेगा। ये सर्कुलर तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा 3D दिख रहा है। And another. And another. In fact, I made a bunch of these.
and they're all mesmerizing and beautiful. And isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? There's so much structure and detail in them, I just love it. You can see patterns in the orbitals, and you can get a sense that they actually are orbitals. I mean, something is orbiting. Okay, so I do have to be clear. The dots don't each represent a separate electron. The whole collection represents the wave function of a single electron, and the individual dots represent all the places that electron could be. A higher density of dots means a higher probability of the electron being there. The bigger orbitals are the ones with higher energies, because electrons with more energy are more likely to be far away from the nucleus. The motion of the dots is showing the flow of the wave function, and does correspond to an extent with its actual angular momentum, though they're not electron trajectories. Unless you think Bohmian trajectories are real, in which case they really are electron trajectories. I'll let the philosophers of physics fight that one out. But the point is, these visuals are created by representing actual electron wave functions in a visual language that our brains can understand, that of objects and light and shadows and motion in 3D space. There's actually stuff orbiting, and they're pretty. I hope you like them as much as I do. Oh, one final thing. I 100% get that these are not easy to draw. So if you want a cartoon representation of an atom that's simple but more closely based in atomic physics, here's my proposal. It's based on the orbitals from the p block of the periodic table. One of them has the electron orbiting one way, one in the opposite way, and in the third one the electron is orbiting the same amount, but around some perpendicular direction, and we can't know which is why the dots aren't moving in the middle orbital, and why I've drawn a dotted line and question mark for the sideways circle. And if you want, you can add an electron to each orbital, or 2 electrons, one oriented spin up and one spin down. This is a Minute Physics approved cartoon representation of an atom. But really, the beautiful 3D ones are where my heart is. चलिए मैं देखेंगे ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, मतलब मुझे तो खुद ही बहुत ज्यादा, मतलब एटम का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसा अपन इतना सिंपल बता देते हैं ना कि भाई सेंटर में कुछ है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो एक्चुअली में 3D में ऐसा है नहीं। ये जो एक दिखा रहा है वो एक ऑर्बिट का शेप बता रहा है। मतलब ऑर्बिट मतलब एक तरीके से कहें कि इलेक्ट्रॉन को वो इतना फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है, उसको पार्टिकल के ना जैसा ना लेकर के उसको वेव के जैसा दिया, और वो वेव का जो है उसका शेप ड्रॉ किया, तो उसकी जो वेव की जो डेंसिटी है ना, वो बता रही है कि भाई उस इलेक्ट्रॉन के वहां जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नो डाउट मुझे तो ये नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो परिवेश में अंश हैं, वो किसी एक सर्किल में मूव करते हैं, और सभी के सर्किल भी अलग अलग है, सबका शेप भी अलग अलग है। जैसे एस ऑर्बिट बोलते हैं, पी ऑर्बिट बोलते हैं, डी ऑर्बिट बोलते हैं, सबका शेप अलग अलग है। तो एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग है, पी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग है। अब मुझे तो एक लगता है कि मतलब कोई यदि आप लोगों में से किन्हीं का कोई कांटेक्ट हो जो इस तरीके के एटॉमिक फिजिक्स पे, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत स्टडी किया हुआ हो, तो वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं। उनका यदि एक लेक्चर अपन सुन पाए कि वो एटम का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में अपने को यदि बता पाए कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना कि इस माइक्रो लेवल पे जा करके वो उसको पार्टिकल के जैसा ट्रीट ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते ही नहीं है। जिसको अपन अभी अंश कह रहे हैं वो अंश के जैसा उसको दिखते ही नहीं। मतलब मेरे को तो समझ में आता है कि किसी भी हम साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो बोलेगा हम पार्टिकल के टर्म में बात ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मैं वेव के टर्म में बात करूंगा। ये भी एक बड़ा अपने आप में जो है ना चैलेंज है कि अब वो पार्टिकल की बात ना करके वेव की बात करेंगे, और वेव के टर्म में उसको सोचना होगा, पार्टिकल फिजिक्स की बात ही नहीं करेंगे वहां पर। इसको भैया अपन थोड़ा सा, मैं जिस तरह से इसको प्लेस कर पाया हूं ना, कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जाके वो जब ढूंढने जाते हैं तो अपर क्वार्क, लोअर क्वार्क और कुछ कुछ नाम दिखे उन्होंने उसको वेव तक पहुंच गए हैं। वहां पे अनिश्चितता है, व्यवस्था नहीं है। तो परमाणु अंश के नीचे कोई व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए बाबा जी ने जो बताया अपने को कि परमाणु अंश अपने आप में अकेला कभी भी जब या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कुछ न कुछ मानव ने कुछ किया हस्तक्षेप, उससे मिलेगा, नहीं तो वो परमाणु अंश परमाणु के रूप में ही देखने को मिलेगा। और व्यवस्था जो शुरू होती है वो परमाणु से शुरू होती है। हाँ भैया, हम लोग भी परमाणु को ही बात कर रहे हैं, बस उस परमाणु में ही परमाणु अंश की जो गति है उस गति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो अभी मैंने जो दिखाया, जो भी वो जो दिखा रहे हैं,
वो परमाणु अंश की गति कैसी होगी उसी का ही वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि ये परमाणु अंश की गति को यदि हम एक शेप के रूप में ड्रॉ करें, जैसे अपन एक पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमाएं तो वो एक पत्थर जैसा नहीं दिखेगा, वो एक रिंग के जैसा दिखेगा। पंखे को जैसा घुमाते हैं तो वो पंखे के जैसे अलग अलग वो नहीं दिखते हैं, वो एक डिस्क के जैसा दिखता है। तो वैसा ही जब किसी चीज को बहुत हाई स्पीड से घुमाते हैं तो वो जितने स्पेस में वो ऑक्युपाई करता है तो उसके जैसा वो दिखाई पड़ता है। तो वही बात यहाँ इलेक्ट्रॉन की भी करेंगे। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन के परमाणु अंश की बात कर रहे हैं तो वो परिवेश में बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है। वो घूमने से वो एक तरीके का आकृति लेता है ना। उस आकृति को ही ये ऑर्बिट बोल रहा है। जो ये दिखा रहे थे वो उसी आकृति को दिखा रहे थे। मेरे को जो इतना अभी तक पकड़ में आया है कि ये जो वेव इक्वेशन या जो भी चीजें बोल रहे हैं, तो परमाणु अंश जब एक परमाणु में घूमेगा तो वहां वो एक आकृति बनाएगा, है ना। वो आकृति यदि अपने मतलब हिसाब से सोचे कि यदि वो वर्तुल गति होती तो उसकी आकृति रिंग के जैसी दिखनी चाहिए। यदि अपन सिंपल सोचे कि यदि परमाणु अंश की गति एक सर्किल में होती तो वो एक रिंग के जैसा दिखना चाहिए था, लेकिन रिंग के जैसा नहीं दिखता है। इसका मतलब वो गति सिंपल वो एक सर्किल में जो घुमा रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब मेरा इतना ही आग्रह है। हाँ, ठीक बात है, आपकी बात मैं एकदम समझ रहा हूँ। मेरा तो ये है कि भाई एक परिवेश और उसके बाहर का परिवेश, ये परिवेश एक अंदर फिर उसके बाहर फिर उसके बाहर, ये तो क्लियर है ही है कि परिवेश तो होंगे ही। उस परिवेश का जो शेप होगा वो कैसे होगा, जो आपकी बात आ रही है कि भाई पी क्लाउड, ये एस क्लाउड, डी क्लाउड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के परिवेश बनाए हुए हैं। बट जैसे भी वो परिवेश बनेंगे उस परिवेश में उन सब का आपस में एक तालमेल बने रहना की जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई जैसे 32 अंश है, उन 32 अंश का उस परिवेश का जो आकार लेना होगा उनको, उन 32 को मिलके एक आकार लेना पड़ेगा। मैं बस इतना थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ कि 32 अंश मिलके एक परिवेश का आकार लेंगे। ये भैया थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है ना मुझे वो डिफिकल्ट लगा, क्योंकि जो परमाणु में जब यहाँ बात कर रहे हैं ना तो यहाँ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अलग अलग कर रहे हैं। तो जो एस ऑर्बिटल है वो अपना अलग एक परिवेश मतलब एक अलग अपना शेप बनाता है। पी ऑर्बिटल का शेप अलग होता है, जैसे एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का डम्बल शेल का होता है। तो ये सभी मिल करके कोई एक जो है परिवेश का शेप नहीं ले रहे हैं। मतलब उसमें भी डिफरेंशिएशन है। जैसे अभी जो मॉडर्न इन लोग की थ्योरी है उसमें एसपीडीएफ, ये 4 तरीके के ऑर्बिट की बात करते हैं, है ना। एस का अलग शेप होता है, पी का अलग होता है, डी का अलग होता है। तो मुझे वही लगता है कि इसमें हम लोगों से ज्यादा जो मतलब विद्वान लोग हैं उनसे यदि आप लोगों में से किन्हीं का परिचय हो तो मुझे लगता है कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा यदि उनसे अपन सुन पाए। या उनसे अगर सुनने जाएंगे तो वो तो फिर वो क्वार्क की ही बात करते हैं, वेव की बात करते हैं। वो परमाणु अंश की नीचे की चीजों को बात नहीं करने वाली बात पे वो अग्री होते नहीं है, जैसा जहां तक जितना मैंने उनका जितना पढ़ा है। नहीं अपन भैया, जैसे कोशिश अभी करके देख लेते हैं। जैसे मेरे को भी ध्यान में है कि मैं जब कॉलेज में था ना तो एक क्वांटम जो है मैकेनिक्स का कोर्स मैंने भी किया था। वहां पर ऐसा कुछ भी क्वार्क और ये सब नहीं आया था। उन्होंने वेव फंक्शन जरूर पढ़ाया था, उस वेव फंक्शन के आधार पर शेप ड्रॉ किया था। वहां पर कुछ भी मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल का कंसेप्ट नहीं आया था। फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन के ही बात कर रहे थे वो, है ना। खैर ये तो मतलब अपन दूसरे डायरेक्शन में चले गए। लेकिन मुझे वही लगा कि महत्वपूर्ण जब अपन यहाँ बात कर रहे हैं ना कि वर्तुलात्मक गति, कंपनात्मक गति, तो पहले अपने को मुझे वही लगा कि परमाणु के स्ट्रक्चर को ही ठीक से पकड़ना होगा, तभी वहां पर कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति को अपन समझ पाएंगे। वरना यही ये वो स्ट्रक्चर ही समझ में आए बिना जो है ये गति भी समझ में नहीं आएगी। मतलब मेरा मतलब यही आग्रह था, है ना। थोड़ा सा वो हो गया क्या, मतलब बाकी भैया लोग कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या डिस्कशन हो रहा है बिना कोई लिंक नहीं है, कैसा आप लोग को कुछ ना अजीब तो ना, नहीं है? ठीक है, मे- कैरी ऑन। अच्छा, ये गूगल पर से नहीं मिल सकता क्या कुछ भैया अपने आप और दामानी हुए, यानी कि ये इसके बारे में तो मिल जाना चाहिए, अपन क्वेश्चन रखे और आ जाए तो शायद। वही देखते हैं ना उस पे क्या मिल सकता है। मैं तो जितना वही हाँ, गूगल सर्च करके ही वो और वीडियो एक दिख बात रहा था। ये है
कि बाबा जी के प्रवचन में सुना था, यानी कि कहीं वो साइंस से डिफर भी करते हैं, आज या कल ही सुना था सुबह, कि साइंस ये कहता है और बाबा जी इस तरह से कहते हैं। तो अपन साइंस के पीछे जाएंगे तो वो दर्शन से मेल नहीं, हमें तो यानी कि बाबा जी की बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए बाबा जी की बात जो अच्छे से समझे हो उनसे अभी पूछे तो क्या रहेगा। हाँ भैया, पूछ सकते साधन हैं। भैया हैं या गणेश बगड़िया जी हैं या श्याम भैया हैं, उनके साथ अगर बातों में, श्री राम भैया का तो मुझे पता नहीं है कैसा क्या है, पर साधन भैया और गणेश बगड़िया जी का तो इस बारे में अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, जैसा मैंने तो उनको सुना है। बिल्कुल भैया, सुनना चाहिए। और ये स्पष्ट होना मुझे तो जैसे पर्सनली लगता है कि समझने जाएंगे, हालांकि देखेंगे तो ये सब जो है शोध के मुद्दे हैं। पर्सनली मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये स्पष्ट मुझे तो नहीं है ना भैया। पर आप समझ सकते हो, मैं तो शायद समझ भी नहीं सकता, कोई समझाए तो आप समझिएगा। मैंने जो नाम दिए, नाम तो इसमें यानी कि अपने दर्शन के बारे में इनकी, और बाहर की रीडिंग भी इनका हो गई, तो इनसे ये बात अगर की जाए तो अच्छा रहे। आप करिए ना बात, देखता और हूँ फिर भैया। हमें बताइए। हाँ, ना और किन्हीं को इसमें। आनंद अमानी जी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपका यानी कि थोड़ा बेज इस बारे में रहा है। हम तो फिजिक्स पढ़े तो हैं, पर बस उसी वक्त पढ़े थे और एटीकेटी के स्टूडेंट रहे थे। बताइए। भैया यहाँ एक चीज कि अभी तक मैंने जितना परमाणु संरचना को मतलब पहले स्कूल में पढ़ा था, और अब वापस से जो अपने वाङ्मय में समझाया, तो यहाँ एक जो लाइन है वो अ, बहुत कॉमन बोली जाती है, वो मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो वो जो छोटी सी जानकारी थी परमाणु संरचना की कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं और वो ऐसे घूमते हैं, और उसमें एक चीज ऐड हो गई, कंपनात्मक गति। तो सोम भैया ने परिचय शिविर में अच्छा, दीदी का वो हो गया, लॉग आउट हो गया, फिर से वापस जुड़ेंगे। तब तक और कोई रखना चाहे। आ गई। हाँ। हेलो, मेरी हाँ आवाज दीदी। आ रही है? हाँ, अभी आ रही है अ, दीदी। पहले नहीं आ रही थी। नहीं, वो आपने सोम भैया की बात की ना, जो परिचय शिविर में, बस उसके बाद हाँ, आप तो शायद। सोम भैया ने वो डायग्राम बना दिया, एक मतलब सर्पिलाकार लाइन बना दी ऑर्बिट के साथ में, कि ये कंपनात्मक गति होती है। फिर उसके बाद में गोपाला भैया का सुना, तो उन्होंने कंपनात्मक गति को थोड़ा सा न्यूक्लियस से आकर्षण विकर्षण के रूप में समझा दिया, कि वो जब मतलब न्यूक्लियस खींचता है तो वो थोड़ा सा अंश पास में आ जाते हैं, और जब वो बाहर का प्रभाव होता है तो फिर वो अ, दूर चले जाते हैं। मतलब इस तरह से वो कंपनात्मक गति होती रहती है। तो ये चीज इतना फिट बैठ गई और मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे तो बिल्कुल परमाणु स्ट्रक्चर समझ आ गया। आज मुझे लग रहा है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था, और मतलब पहले तो मैं इतने आराम से थी कि हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गड़बड़ कर दिया क्या दीदी फिर मैंने? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अ, जब बहुत ज्यादा हम किसी चीज को डिग करते जाते हैं, मतलब लाइक साइंटिफिक उसमें जाते जाते हैं, तो अभी तक हमें जो साइंस से पता चला है उसके बारे में ही मतलब हम जान पाएंगे, जबकि बाबा जी ने जो बताया है वो अनुभव मूलक है। लाइक वो तो ऐसे लगता है कि परमाणु में घुस गए थे और वो देख रहे थे कि अच्छा, ये अंश ऐसे घूम रहा है, अब ये घूम रहा है। तो साइंस के पास में तो अभी उस चीज का जवाब ही नहीं है। तो हम साइंस में अगर घुसते भी चले जाएंगे, घुसते भी चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। ये चीजें हम अनुसंधान खुद के लेवल पे करते जाएं, और एक दिन जब अनुभव इसका हो जाएगा, जैसे आज अगर मैं आपको पीपल के पेड़ के बारे में कहूँ, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। उसके लिए अगर कोई कहीं पे भी लिटरेचर होगा, कैसा भी होगा, तो ठीक है, आप एक इमेजिनेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आपने पीपल का पेड़ देखा हुआ है तो आपको
कतई उसमें कोई मतलब संदेह ही नहीं रहेगा किसी भी तरह का कि ये ऐसा होता है या वैसा होता है। और अभी जहां तक साइंस है वो इस चीज को खुद ही नहीं खोज पाया है कि एक्चुअली ये परमाणु संरचना है वो कैसी है, और जो बाबा जी ने बता दिया है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। तो मैं ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाती हूँ। मुझे ये है कि व्यवस्था है, सह अस्तित्व है, और मानव जो है वो भी क्योंकि व्यवस्था का पार्ट है, तो उसके लिए नियम है। तो मेरे लिए मानव के नियम समझना या उसके उसमें क्या व्यवस्था होनी है, वो मेरे लिए अभी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बजाय इसके कि मैं लाइक साइंस और बहुत ज्यादा डीप उसके अंदर जाऊं। ये विशुद्ध रूप से मेरा मतलब मैं जिस तरह से अध्ययन को ले रही हूँ और जा रही हूँ, ये मेरा मतलब दृष्टिकोण जिसको कह लो कि ये है। बढ़िया है दीदी। बिल्कुल दीदी, आप जो बोल रही हैं तो मुद्दे वो सब प्रायोरिटी में देखना पड़ेगा। लेकिन जब वही चीज है, मतलब कहीं पर यदि डिस्कशन होता है, जैसे आज ही जी डिस्कशन हो भैया। रहा हो, कोई यदि पूछे कि कंपनात्मक गति किस चीज को कहते हैं, और उसमें अलग अलग आते हैं, तो उसमें हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कंपनात्मक गति कहाँ किसको जाए। तब वहां पर ये जी मुद्दे भैया। जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इसको शोध किया जाए। वरना इससे जी महत्वपूर्ण तो मैं भी पहले ही कहते आया हूँ कि यही महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था में पहले अपना जो है आचरण पे ज्यादा काम करना वो महत्वपूर्ण है, उस पे शोध होना ज्यादा आवश्यक है ना। और उसके बाद जो है ये सब मुद्दे यदि नहीं भी क्लियर होते हैं, उससे अपने आचरण में बहुत कोई फर्क नहीं पड़ना है कि भाई कंपनात्मक गति क्या है, वर्तुलात्मक गति क्या है, उससे अपने आचरण को लेना देना क्या है बहुत, है ना। ये सब जी तात्विक मुद्दे हैं ज्यादा, है जी ना। जी हाँ, तो आपकी बात सही है। वही, लेकिन अब जो प्रश्न उठा उसमें ये सारे मुद्दे, जैसे गठनशील गठनपूर्ण है, कैसे होता है, विकास क्रम क्या है, तो उसमें ये सारे मुद्दे आ जाते हैं। तब वहां पर ये तात्विक जी भैया। डिस्कशन होने लगता है, जिसका बहुत आचरण से जी अभी जुड़ना नहीं है। ये तात्विक डिस्कशन है, मतलब एक तरीके से फिलोसफिकल है कि वास्तविकता रियलिटी है कैसी, उस पर डिस्कशन बहुत हो जाता जी है, जिसका अभी बहुत जो आचरण को लेकर के है उससे बहुत जुड़ाव नहीं दिखता, है ना। जी भैया। बिल्कुल। तो और उसमें सच पूछो तो देखा जाए हम अध्ययन के बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे हैं। तो अभी मतलब आप तो बहुत ज्यादा गूढ़ और अंदर गए हुए हैं। हम लोग तो उस लेवल को अभी तक कल्पनाशीलता में भी नहीं ला पाते कि अच्छा मतलब इतना ज्यादा कुछ करना है। हम तो अभी बिल्कुल सतह पे ही हिचकोले खा रहे हैं। नहीं, उल्टा भी हो सकता है दीदी, कि जो मुद्दे नहीं सोचने वाले हैं उसमें ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, जो सोचने वाले मुद्दे उस पर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, ये भी हो सकता है ना। कि जो काम की चीज है उसको छोड़ के जो काम की चीज नहीं है उस पर क्यों फंस रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। मैं ऐसा समझ देख रही हूँ, मुझे मुझे अपना ऐसा दिखाई देता है। उमा दीदी, आप म्यूट हो गई। मैं एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इस दर्शन की जो बात आ रही है, बात सही है, लेकिन जब अभी देखेंगे साइंस, हाँ, आवाज साइंटिफिक। आ रही है भैया जी? हाँ हाँ दीदी, आ रही है। हाँ मैं बस जी, एक हाँ वो कॉल आ गया था। ठीक है भैया जी, बस बताइए, आप बताइए। बस 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ कि जब ये अपन हम्म, इसके लोक व्यापकन की बात कर रहे हैं, तो एक तो बात कहेंगे कि ये तात्विक मुद्दे को भी स्पष्ट करना होगा। जैसे मैं बताऊं कि मेरे को ये दर्शन पे क्यों मतलब जो आस्था बनी या विश्वास बना, क्योंकि इसने एक तात्विक मुद्दे जो हैं कि ये जो बोलते हैं ना, मोक्ष क्या है ना, बंधन क्या है ना, कौन बंधन में बनता है, ईश्वर देवी देवता, इसका तात्विक जो है ये मेरे को एक्सप्लेनेशन दे पाया, जिससे मैं संतुष्ट हुआ। उसी तरीके से जब हम अपन यहाँ से एक बड़े जो वर्ग हैं जो साइंस को स्टडी कर रहे हैं और जिनका अभी बोलबाला है इस संसार में, मतलब विद्वान विद्वता के रूप में, तो जब उनके तक यहाँ बात जाएगी तो वहां पर ये सारे तात्विक मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत होगी, है ना। ये तात्विक मुद्दे यदि अपन इसको ठीक से नहीं रख पाए, है ना, तो मुझे लगता है कि इसके स्थापित होने में थोड़ी सी जो है ना दिक्कतें आएंगी। अपन आचरण के अर्थ में बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे तात्विक स्टडी है उस पर भी बात होनी पड़ेगी, है ना। तो उस अर्थ में मुझे लगता है कि ये सब शोध अभी जरूरी ना हो, लेकिन अग्रिम शोध के लिए मुझे लगता है आवश्यकता तो है। ये सब तात्विक मुद्दे भी अपने को स्पष्ट होने आवश्यक हैं,
यदि हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो। वरना ये तात्विक मुद्दे को हम स्पष्ट नहीं कर पाए तो ये होगा कि भाई उनके जो प्रश्नों का उत्तर यहाँ नहीं है, उनका उत्तर नहीं है यहाँ पर। ये सब भी एक मुद्दे हैं भैया, मतलब सभी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ दीदी आप बोलिए। बोल। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, मैं बीच में ही कह रही हूँ। ये एक और दृष्टि आपने मतलब यूं कहें कि खोली है कि अच्छा, मतलब इस दिशा में भी हमें थोड़ा सा सोचना और अभी मन लगाने की जरूरत है। तो ये वाला एस्पेक्ट तो मतलब लाइक बिल्कुल ही बंद ही था अभी तक, जो मतलब मेरे लिए जो अध्ययन का विषय था। तो ये एक और बड़ा मतलब आपने एक रास्ता खोल दिया है कि अच्छा यहाँ पे भी उतना ही मन लगाना है। बहुत सुंदर, थैंक यू भैया। उमा दीदी आप कुछ बोल रही थी। जी भैया जी, जो चर्चाएं चल रही है, शोध की तो है ही वस्तु निश्चित, लेकिन मैं ऐसे जो जो बाबा जी की सूचनाएं मिल रही है उसको देखने से, और हम जिस अभी धरातल से देख रहे हैं, उस धरातल से ये दिखना मुझे थोड़ा भी ये लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम सूक्ष्म है, मन से वृत्ति सूक्ष्म है। अभी वृत्ति को भी हम पूरा नहीं देखते, वृत्ति से चित्त, ये और सूक्ष्म है। और बाबा जी ने जैसे जो आप घूमने वाली बात बताई, तो बाबा जी ने ये बताई है कि जीवन पुंज एकदम स्पीड से घूमता है पूरे अंगों में अपने शरीर के, यानी इतनी अति स्पीड है कि वो बराबर उसे जीवित बनाए रखने के लिए, और जो जिस पार्ट में अंश यहाँ काम करता है उसी का वो ये ले लेता है आकार, यानी और उसी के लिए काम करता है उस व्यवस्था के अर्थ में। ये सब सूचना ही है और उसी को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार आता है ऐसा मन में देखने का कि कैसे और कैसे, यानी जिज्ञासा और बनती है, कौतूहल भी और शोध के लिए भी। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि चित्त के बाद, चिंतन के बाद इसका और स्पष्टता आ जाएंगी, यानी उस धरातल से दिखना जैसे बाबा जी को दिखा है वैसे दिख जाएगा। हम जहां से देखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आप जो बताए कि लोक व्यापीकरण में निश्चित है प्रश्न तो आते ही है बच्चों के, और उन्हें देख पाने के लिए, उन्हें बता पाने के लिए हमारा भी शोध होना आवश्यक है। लेकिन जितना पहुंचा है उतना तो रख ही पाएंगे, फिर आगे लगे हैं सब अपने अपने हिसाब से। और जो आनंद भैया जी ने भी बात कही थी, ये भी बात दिखाई देती है कि मन वाले इसमें 32 इसमें जो है, दोनों में जो स्पेस है, यानी रिक्त जगह, उन सब में हारमोनी संगीतमयता के साथ ही उस आचरण को हम देख, मुझे दिखाई देगा। ऐसे मनोविज्ञान पढ़े थे जब ऐसा पता चला है। अभी हम एक एक दो दो ही आचरणों को अपने आप में देखते हैं, पूरे तो 32 ये नहीं हुए हैं। लेकिन ये निश्चित है कि सब अंशों के बीच में स्पेस है ही, यानी जगह है, रिक्त है। और उस रिक्त स्थिति में, यानी वो रिक्त स्थली जो कह रहे हैं, तो वो संबंध यानी पहचानने की बात है। और घूर्णन घूर्णन गति यानी स्वयं में व्यवस्था, और वर्तुलात्मक व्यवस्था में भागीदारी, ये डे बाय डे जैसी हमारी और गहराई में समझ बनती जाएंगी, और इसे दिखेगा, ये ऐसे एक पूरा मन में संभावना दिखती है कि हम जैसे जैसे शोध और आगे बढ़ेंगे तो दिखना निश्चित है, और सूक्ष्मता के साथ, और सूक्ष्मता गहराई के साथ, और वही आचरण के द्वारा आगे ये होता है। ऐसा मैं देख पाई, इसलिए वो दिखना मुझे इतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन संभावना दिखती है कि ये है, आगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो दिखेगा। जी भैया जी। जी दीदी बढ़िया। सभी को नमस्ते। हाँ रविकांत भैया, अभी जो डिस्कशन घंटे डेढ़ घंटे से चल रहा था, तो इसमें मेरा ऐसे विचार चल रहा था कि ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, इसका क्या सार है। लेकिन आपने लास्ट में जो बात रखी लोक व्यापीकरण में, और एक उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, तो जो आप जो शोध का मुद्दा बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा भैया। मैं आपकी बात से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, और ये शोध का मुद्दा तो है ही भैया। तभी अपन एक बड़े लेवल पे संतुष्ट कर पाएंगे दर्शन के अकॉर्डिंग भी, और दर्शन के साथ साथ जो लोगों के प्रश्न बनेंगे उसको भी उस लेवल की। क्योंकि ज्यादा अभी आपने कहा ना कि वो जिन पे आज जो विश्वास बना हुआ है पूरी मानव जाति को, जैसे मान लो एक कोरोना के टाइम में वो एक वैक्सीन तैयार की और की, तो ये जो बड़े लेवल पे जो काम हो रहे हैं वहां पर ये आपकी बात बहुत ही स्टिक लगती है, शोध का मुद्दा भी है। बहुत बढ़िया बात रखी आप, धन्यवाद। भैया भैया, इसका एक दो पक्ष है, एक तात्विक पक्ष है और दूसरा जो है आचरण वाला पक्ष है।
व्यवहारिक पक्ष है, तो व्यवहारिक पक्ष तो इस यहाँ का कोई नहीं काट सकता। व्यवहारिक पक्ष सबको स्वीकार होता है ना, कि जहां भी जो भी आचरण की बात हो रही है, मनुष्य के जीने की बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है, ये इतना सुंदर है कि सभी को स्वीकार होता है ना। लेकिन ये जो एक चीज है कि अभी जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यवहारिक पक्ष से ज्यादा तात्विक पक्ष में इंटरेस्ट है ना, तब वो तात्विक पक्ष से संतुष्ट होने के बाद उसके व्यवहारिक पक्ष में आएंगे। मतलब दो अलग चीज है, कुछ लोग व्यवहारिक पक्ष से संतुष्ट होकर तात्विक पक्ष में जाएंगे, कुछ लोग तात्विक पक्ष से संतुष्ट होकर के व्यवहारिक पक्ष में आएंगे। जैसे मैं एक जानता हूं कि बाबा जी से मिलने एक लाज उत्रेजा जी थे, जो बाहर यूएसए में रहे, नासा में भी काम किया उन्होंने, है ना। और वो बाबा जी के पास आए थे, लेकिन काफी जब बाबा जी की तबीयत खराब होगी तब आए थे। और वो इस बात से मतलब प्रभावित होकर आए थे, ये गठनपूर्ण परमाणु जैसी कोई चीज होती है, और उनको बहुत आकर्षित किया कि ये एक कोई मतलब अलग कंसेप्ट जैसी आ रही है, गठनपूर्ण परमाणु है क्या चीज। और उनका मतलब एक तरीके से कहें कि वो ये चाह रहे थे कि ये गठनपूर्ण परमाणु जो है, इसको वो वहां साइंस कम्युनिटी में ले जाना चाहते थे। मतलब जो यूएसए में जो भी साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, कि वहां पर उनके सामने ये गठनपूर्ण परमाणु का जो कंसेप्ट रखा जाए। उसके लिए कुछ रिसर्च पेपर वो लिखना भी चाह रहे थे। बाबा जी के साथ वो कुछ मतलब इंटरव्यू करने भी आए हुए थे, सारा कुछ। लेकिन उस समय बहुत लेट हो गया था, 2015 के एंड की बात है, कि बाबा जी का पूरा एकदम शट डाउन जैसा हो गया था, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, लगभग एकदम शिथिल हो गए थे। तो वो मैं देखा कि वो आकर्षित हुए थे इस तात्विक पक्ष से, गठन पूर्णता को लेकर के ज्यादा आकर्षित हुए थे, है ना। बिल्कुल भैया, हाँ। बहुत सही बात। तो मुद्दा तो है ही वो भी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आप। और जो आज बड़े लेवल पे जो यूथ और जो साइंस से जुड़ा हुआ है, वो जो भी इस स्ट्रक्चर को समझ पाता है, जो उसके नजदीक है, वो तो उसकी तो एक टाइप से खोज बनी ही रहेगी कि मैं कैसे इस गठन पूर्ण तक पहुंच जाऊं, उस लेवल पे भी, मतलब साइंस के आधार पे भी। बिल्कुल। और कोई? वो भैया का नाम क्या बताया आपने जो अमेरिका से आए थे? लाज उत्रेजा जी। उत्तराखंड, ये इंडियन थे, इंडियन हाँ हाँ, एनआरआई थे इंडियन। कि वहाँ? नहीं, इंडियन ही थे, यहीं से वो पढ़ाई करके बाहर गए थे, और नासा में काफी हम्म, समय उन्होंने दिया था, काफी मतलब विद्वान थे, अच्छा अच्छा। साइंस के अच्छे मतलब विद्वान आदमी थे। फिर उनकी ये इनसे राकेश गुप्ता वगैरह, साधन भाई वगैरह से तो बात हुई होगी ना? नहीं? हाँ, बात हुई थी, उन्होंने सब लोगों से बातचीत किया था, है ना। हाँ। सभी लोग जानते हैं उनको। अच्छा। हाँ। तो एक तो मुझे लगता है कि कृष्ण भैया, आपका प्रश्न जो है ना, वो तो बहुत विशाल हो गया। भैया ने इनिशिएट किया था इस प्रश्न को, और ये पता चला हाँ सभी के ही प्रश्न बन गए। तो जी भैया। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि स्पष्टता के साथ जो है, जहाँ शोध होने की आवश्यकता है, मैं तो रखता हूँ, कि जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे को और स्पष्टता की जरूरत है, मैं तो ऐसे ही ओपन रखता हूँ। और ये कंपनात्मक वाला बिंदु मुझे तो स्पष्ट नहीं है। इसको मतलब या तो फिर अपन और करेंगे, जैसे अलग अलग जगह पे, और जैसे अभी एक इसी भौतिकवाद में देखेंगे, तो प्रत्येक परमाणु में कंपनात्मक गति होती है। इसका प्रमाण अणु और अनुरचित पिंडों में संकोचन प्रसारण के रूप में द्रष्टव्य है। अब ये देखिए, कंपनात्मक गति का एक अलग तरीके से जो बात कर रहे हैं, संकोचन प्रसारण जो कर रहे हैं, जो अनुरचित पिंडों में, जो सेल में भी जो होता है ना, श्वसन प्रशोषण, वो उस लेवल पे जाके कंपनात्मक गति को वो कोरिलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब को अपने को और शोध करना पड़ेगा। और ये सब जो मुद्दे थे आज, मुझे लगता है कि अपन अग्रिम शोध के लिए रखें। जैसे जो ये सारे मुद्दे आ गए, इस पे अपन और दर्शन को पढ़ते रहें, और दर्शन में जहां जहां इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, उसको अपन कलेक्ट करके एक साथ अपन स्टडी करने का भी काम कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये आज एक अलग डायरेक्शन में डिस्कशन चला गया, ऐसा तो तो नहीं भैया, लग रहा। अभी मैं एक एक छोटी सी शेयरिंग रखूंगा, 1 मिनट की। कि अभी जैसे आपने बात कही ना, वो एक लेवल की कि भाई उनको संतुष्ट करना या एक रिसर्च का मामला है। तो मेरी बच्चे से मेरी बात चल रही थी, तो उसने मेरे को ये पूछा कि
सेल में इमोशन होता है क्या, ऐसा उसने पूछा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो इतना नहीं जानता। तो बोले वो सेल तो एक पौधे में भी सेल होता है और एक मानव शरीर में भी सेल होता है। तो अगर पेड़ पौधे में इमोशन होता है तो जैसे जो लोग मीट खाते हैं उनका उनका तर्क बताया ऐसे होते हैं कि भाई जब मीट में और फिर पौधे में क्या फर्क हुआ, ऐसा। तो कई बार ये है आपने बात की, इसको भी मैं भी यही विचार कर रहा था। मैंने कहा ट्यूशन तो बहुत गहराई तक जाते हैं। तो मैंने तो जितना दर्शन के अकॉर्डिंग उसको ऐसे ही बताया कि भाई वो मानव का शरीर है वो भी एक प्राणावस्था की इकाई है, जो जो पेड़ पौधे वैसा ही मानव का शरीर है। तो जो इमोशन होता है वो जीवन में होता है, उस शरीर में नहीं होता। ऐसा ऐसा मैं रख पाया। कितना सही था मैं कह नहीं सकता, ऐसे रखा मैंने उसको। तो उसको के देख सकते हैं, ऐसा मैंने रखी होगा। ठीक है भैया, जी भैया। ऐसे रख। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया ये बात रखी मैंने, तो ये कितनी स्ट्रिक्ट थी, ये कितनी सही थी। मैं तो अभी 2-3 साल से जुड़ा हूँ, तो ऐसा रखा मैंने। नहीं ठीक है भैया। मतलब देखिए ये तो मुद्दे ऐसे हैं कि अ, मतलब मेरे लिए पर्सनली अनरिजॉल्व हैं, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा इस पे स्पष्टता के साथ नहीं रख पाया। तो मैंने जितना अपना है कि जो जो कहाँ लिखा हुआ है, तो या तो अपन ये करेंगे कि जब समाधान तक भौतिकवाद पढ़ रहे होंगे उस समय इस मुद्दे को फिर से अपन करेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो बात थी वो गठनशील गठनपूर्ण परमाणु हो गया, और गठनशील का ही संक्रमण होकर गठनपूर्ण होता है, ये भी तय हो गया, है ना। और गठनशील में दो तरीके के भूखे और अजीर्ण परमाणु हैं, ये इसकी बात हो गई। अब उसकी फाइन डिटेल्स की बात है ना, कि वो मतलब गठनशील में विकास क्रम का क्या मतलब है, कंपनात्मक गति का क्या मतलब है, वो अंशों की संख्या से कैसा जुड़ा हुआ है। फिर फिर गठनपूर्ण परमाणु में जो हम जागृति क्रम कहते हैं, तो उस जागृति क्रम का मतलब क्या है, वो कंपनात्मक गति से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनात्मक गति का बढ़ जाना ही मतलब उसकी संचेतना का बढ़ जाना है, ऐसा भी लिखा हुआ है शायद मानव व्यवहार दर्शन में या अनुभव दर्शन में, कि यदि हम जीवन की बात करें तो जीवन में कंपनात्मक गति का बढ़ना ही उसकी संचेतना का बढ़ना है। तो वहां भी कंपनात्मक गति की ही बात कर रहे हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये सब और शोध के मुद्दे हैं, अपन उस पर और आगे करते रहेंगे। तो आज क्या इस मुद्दे को क्या माने कि भाई अभी के हिसाब से जो है उसको क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि इससे अपनी आगे की क्षमता हम सभी लोगों की मिलकर के नहीं बन पा रही है, इससे आगे का अपन और कुछ कर पाए। या फिर इसमें ऐसा लगता है कि आप लोग कल तक जो है इसको और शोध करके कहीं और साइंस का पढ़ के या इस बुक से पढ़ के या किसी और से चर्चा करके यदि इसमें कुछ और स्पष्टता के साथ कोई रखना चाहें तो स्वागत है, कल उनकी बात सुन सकते हैं। यदि कोई ऐसा मतलब जिम्मेदारी ले तो इसमें जो भी आज रहे कंफ्यूजन आज की चर्चा के। महत्वपूर्ण बात है कि ये मतलब ये इमीडिएट अभी हम सभी लोगों के लिए शोध के मुद्दे नहीं भी हो सकते हैं। जैसे पर्सनली मैंने इसको अभी बहुत शोध का मुद्दा नहीं माना, जैसे आपने मतलब कृष्ण भैया ने उठाया तो फिर मैं इस पर चर्चा किया, वरना नेचुरली मेरे लिए ये शोध के मुद्दे अभी नहीं है। मेरे लिए पहले जो शोध का मुद्दा है कि जो मैं वही कहा ना कि वो प्रत्यावर्तन हो, मन जो है चित्तवृत्ति के अनुसार नियंत्रित हो जाए, या फिर ये कहें कि अल्प विकसित जो अपन मानव व्यवहार दर्शन में बात कहे थे, मन और वृत्ति चित्त द्वारा तंत्रित होने लगे, व्यवस्था में जीने का कार्यक्रम शुरू हो जाए, है ना। वो प्राथमिक मेरे लिए भी है, मतलब आचरण वाला भाग प्राथमिक है, मैं उस पर ज्यादा अभी ध्यान देता हूँ। ये सब तात्विक मुद्दे जो हैं ये नहीं स्पष्ट होते हैं तो उससे बहुत मेरे को अभी पीड़ा नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा है और इससे मेरे को बहुत परेशानी है, इससे बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो आचरण वाले मुद्दे हैं यदि उसमें हमारा कम पड़ता है तो वो मेरे लिए पीड़ादायक है और उससे मैं परेशान होता हूँ। वो कैसे रिजॉल्व हो उसके लिए मैं सोचता हूँ। ये रिजॉल्व अभी नहीं भी होता है तो मुझे इससे बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये मेरे आचरण से सीधा जुड़ा हुआ मुझे नहीं दिखता है कि मेरे आचरण में यदि ये नहीं हो पा रहा है कि मैं मेरा जो है मन जो है वो मतलब पूर्वानुषंगी की जगह जो है परानुषंगी वेद से यदि चल रहा है, तो उसका ये कारण तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पष्टता ना होने से जो है
मेरे आचरण में ये दिक्कतें आ रही हैं। ये उससे नहीं जुड़ा हुआ लगता है, इसलिए शोध के मुद्दे नहीं है, लेकिन ये जरूर जुड़ा हुआ दिखता है कि ये जो चित्त वृत्ति का जो डेवलपमेंट होना है, जिससे कि मन का प्रत्यावर्तन हो पाए, सॉरी, मन का प्रत्यावर्तन हो सब, हाँ, प्रत्यावर्तन हो पाए चित्त वृत्ति में, और जो एक जो मानव जो रूप में जीने का जो है स्वरूप के जो बोल रहे हैं, धीरता वीरता उदारता, यह स्वधन स्वनारी दयापन का व्यवहार, इस रूप में जीना हर समय हो पाए, कायिक वाचिक मानसिक तीनों रूप में, ये प्राथमिकता है मेरे लिए। तो इनफैक्ट मुझे लगता बहुत है कि सुंदर। यही, हाँ, यही मुद्दे मुझे हम सभी लोगों के लिए भी हैं, जहां पर हमारे को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जिसमें अवरोध होने पर जो है चिंतित होने की आवश्यकता है, जिसपे और ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मुद्दे जो है अपन अभी इसको ऐसा कर लें कि ये मुद्दे अपने डिस्कशन से एक आए, जो अपन एक निश्चित स्थिति पे पहुंचने के बाद हमारे लिए शोध के मुद्दे होंगे, जहां पर इसे अपने को लगा कि हमारा आचरण अब स्थिर हो गया है। आचरण स्थिर होने के बाद हमको अब तात्विक पक्ष में काम करना है, तो ये सब मुद्दे वैसे होंगे जिसपे हमको तात्विक पक्ष पे काम करना होगा। लेकिन उससे पहले एक आचरण में स्थिरता की जगह आनी पड़ेगी, और तभी हमारे उस तात्विक पक्ष में देखने की क्षमता भी डेवलप होगी। जैसे बोल रहे थे ना कोई, कि अभी हमारी क्षमता ही नहीं कि इन सब इतनी सूक्ष्मता को हम देख पाए, क्योंकि हम अभी आचरण में ही स्थिर नहीं हुए। आचरण में स्थिर नहीं होने का मतलब मन वृत्ति चित्त जो है उनमें ही सामंजस्य नहीं है। यदि मन वृत्ति चित्त में सामंजस्य होता है तो हमारी देखने की क्षमता विकसित होती है। तो वो देखने की क्षमता विकसित होने के बाद हम इस तात्विक पक्ष का ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इतना ही मैं अभी और कहना चाहूंगा, है ना। ठीक है भैया दीदी लोग, क्या करें फिर, आप लोग बताइए। भैया मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि जो अभी आपने बात रखी कि उसमें जो तात्विक मुद्दों को भी आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि कहीं लोकव्यापी कण में जाएंगे तो कब जाएंगे, उससे पहले जो आवश्यकता है उन मुद्दों को देखा जाए। बिल्कुल आप काफी ठीक करे, और मैं भी उसी से सहमत हूँ। वो जब अपना आचरण निश्चित हो जाएगा और जीने लग जाएंगे, तब जाके वो कोई मुद्दे आगे उठते हैं। अच्छा, मैं मेरे पर्सनली ऐसे, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। बाबा जी की बात करेंगे तो बाबा जी दोनों ही जगह पर मुझे लगता है कि वो पूरे परे, कि एक तो जो आचरण वाला भाग है उसमें भी पूरी तरीके से संपन्न थे। जो भी व्यक्ति उनके आचरण को देखना देखना चाहेगा तो उस आचरण से भी उनको मानेगा कि इनकी स्थिति कोई एक अच्छी तो है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति तात्विक रूप से पूछता था तो उस तात्विक रूप का मतलब उसको उत्तर भी दे पाते थे। तो दोनों ही जगह पर वो दिखते थे, तात्विकता की जगह पर, व्यवहारिकता की जगह पर भी, आचरण की जगह पर भी, है ना। अभी क्या होता है, यदि हम तात्विक जगह पर हम व्यक्त हो लेकिन हमारा आचरण वैसा नहीं हो तो हमारी तात्विकता की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा तात्विकता के प्रति जो भी है, मतलब जो हम उत्तर देते हैं, उसमें हमारा आचरण जो है उसका सहयोगी होता है। यदि आचरण नहीं है तो उस हम जो भी तात्विक पक्ष को रखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। साइंस कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। साइंस कम्युनिटी में अभी देखेंगे आचरण का कोई मतलब नहीं है। वो जो भी साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को वो रख रहे हैं, कोई साइंटिस्ट लेवल का कुछ भी चीज रख रहा है, तो उसके आचरण को कोई देखने नहीं जाता कि भाई ये आदमी जो है, ये मतलब इसमें मतलब संवेदनाएं नियंत्रित है या नहीं है, ये शोधन स्वनारी दयापुन काव्यम जीता है कि नहीं, ये परिवार में अच्छे से जीता है कि नहीं, तब जो ये कंसेप्ट दे रहा है, जो थ्योरी दे रहा है, तब मानेंगे। वहां ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जो है, ये जो भी अपन दर्शन की बात करते हैं, जो भी फिलॉसफी की बात करते हैं, वहां पर आपका तात्विक पक्ष आपके व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा होता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है। बढ़िया, क्या करें। बढ़िया। और कोई अपनी बात रखना चाहे तो रखे, नहीं तो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। मुझे लगा कि आज पता नहीं सभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पाया, वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया। ऐसा तो नहीं हुआ हाँ भैया? भैया, मैंने, हाँ, और मैंने भी ऐसा सोचा नहीं है कि इस पे इतना डिस्कशन होगा। और जो आप जो बोल रहे हैं वास्तविकता तो वही है कि बात आचरण की है। पहले हम इस पे तो थोड़ा सा
ठीक कर लें तो ज़्यादा बढ़िया। बट ये कि एक्चुअली कल 2 दिन से जो चल रहा था, बाबा जी का सुन रहे थे, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था, बट डिस्कशन बहुत लंबा हो गया इसके ऊपर। बट फिर भी भैया काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई है, मतलब ठीक है, उस पर भी एक्सप्लोरेशन तो होगा, लेकिन काफ़ी क्लियरिटी भी मिली है। तो आपके और दामिनी भैया के बीच में जो बातचीत हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में तो आने लगी, तो ठीक है, उसको भी समझ बनी। थैंक यू भैया। भैया ये कौन सा किताब आप खोल के रखे हैं? ये है हाँ, समाधानात्मक समाधानात्मक भौतिकवाद। भौतिकवाद, ठीक है भैया। हाँ हाँ भैया, मैं जो समझा, मतलब मूल में तो ये तात्विक चीज है। कोई भी चीज के मूल में और अंदर जाएंगे तो तात्विक चीज है। जैसे एक इलेक्ट्रिक केटल है, तो पानी गर्म हो रहा है, फिर उसके और अंदर जाएंगे तो कैसे हो रहा है, फिर और कैसे हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके अंदर और अंदर जाएंगे तो और डिटेल वो सब जानना है। तो जानने से और क्लैरिटी होता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा मुझे ध्यान आया ये सब सुन के। बहुत बढ़िया भी। धीरे धीरे जैसे भैया मुझे लगता है आगे जाएंगे तो और भी क्लैरिटी और बढ़ता जाएगा। भैया इसके ऊपर जो बाबा जी ने जो पहले जो किताब लिखा था, सत्ता में संतुष्ट प्रकृति, तो ये किताब भी ये सब किताबों में आ गया, इसके अंदर आ गया, ऐसा मान हाँ सकते भैया, हैं? हाँ भैया आ गए अच्छा ठीक है। जो भी है थोड़े बहुत। उस जो उस हाँ, डायरी में कुछ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मतलब देखेंगे तात्विक रूप में सब चीजें आ चुकी हैं, उसके हाँ, एक्सप्लेनेशन वो हो किताब कुछ इसके ऊपर ही लिखा है बाबा जी ने। हाँ, फिर तो ये तात्विक रूप में कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं है, जो अभी वर्तमान दर्शन में है हर चीज है। हो सकता है उसको अलग ढंग से देखने का कोई एक एंगल हो सकता है कहीं पर मिल जाए, लेकिन तात्विकता सारी चीज आ चुकी है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया।